अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो मेंटल हेल्थ मतलब आप कितने रिलैक्स हो। अब समझते हैं डिक्शनरी का मीनिंग क्या है मेंटल हेल्थ का। डिक्शनरी का मतलब है मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। यानी आप कितने भावुक हो, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, कितने पॉजिटिव हो, कितने नेगेटिव हो, और आपका सोशल वेलबींग, आप लोगों से कितने कनेक्ट करते हो। जितने ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करते हो उसका मतलब उतना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो और क्या एक्शन लेते हो। मेंटल हेल्थ मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे डील करते हो, अपने लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हो, कैसे डील करते हो, लोगों से कैसे रिलेट करते हो और कैसे अपने डिसीजन का चॉइस करते हो, आप कैसे लाइफ में चूज़ करते हो। अब ये मेंटल हेल्थ क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को शरीर की बीमारी का हमको बहुत जल्दी समझ आ जाता है और मेंटल बीमारी का हमको समझ में आता ही नहीं है। एक अनुमान है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 50% से ज़्यादा लोग मेंटली डिस्टर्ब है और इंडिया भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। अभी 30% से ज़्यादा लोग मेंटल डिस्टर्ब है और अब जो कोविड गया है इसमें डिस्टर्बेंस और बढ़ गया है। अभी हमने एक बहुत ही अच्छा एक टेस्ट डेवलप किया है आपकी मेंटल हेल्थ का स्कोर जानने के लिए। इसमें करीब 500 क्वेश्चंस है और ये टेस्ट आप 10 मिनट दे सकते हो। ये टेस्ट का नाम हमने दिया है माइंड मैपिंग टेस्ट। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और मैं तो बोलूँगा सभी को ये टेस्ट देना चाहिए। आपकी हेल्थ ख़राब नहीं है तो भी आपको देना चाहिए और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ की ग्रेविटी कितनी है, यानी कितना ख़राब है या थोड़ा कमती ख़राब है। अब चलो बात करते हैं कि क्या 51 टिप्स है मेंटल हेल्थ के लिए। पहला टिप है आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो आपको नींद या तो कमती आएगी या नींद आपको ज़्यादा आएगी। अभी ज़्यादा चांसेस है कि नींद कमती आएगी। आप अगर जिम्मेदारी से भागते हो तो मेंटल हेल्थ ख़राब होएगी तो आप ज़्यादा सोओगे। नींद इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंसोम्निया सब बीमारी की जड़ है। सबसे पहले ये बीमारी आती है कोई भी दूसरी बड़ी बीमारी आने के पहले। इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज़। ये नींद के फेजेस होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 20 से 22 घंटा सोता है। धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद कमती होती जाती है। जवानी में आइडियल है कि आप अगर 8 से 9 घंटा सोते हो तो ये आइडियल है, और जैसी उम्र बढ़ती है अगर समझो 60 साल के ऊपर जाते हो तो आप 7 घंटा सोते हो तो भी नॉर्मल है। 70 की उम्र के ज़्यादा उसके आगे जाते हो तो 6 घंटा भी नॉर्मल है। 80 ईयर्स में 5 साढ़े 5 घंटा भी नॉर्मल है। तो प्रॉपर नींद कैसी लाई जाए? प्रॉपर नींद का मतलब है कि आपको कोई सपना नहीं आवे, कोई आपका दिमाग नहीं चले और आपको एकदम फ्रेश फील करो जब आप उठते हो। तो ये नींद का बैरोमीटर है। जब आप उठते हो तो कितना फ्रेश फील करते हो और कितना डल फील करते हो। कई लोग उठने के बाद भी बहुत डल फील करते हैं। इसका मतलब नींद में भी उनकी बातें चालू थी, सेल्फ टॉक चालू था या वो सपने देख रहे थे। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो हमने एक इंसोम्निया पे वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देखिए। नेक्स्ट टिप है हेल्दी खाना खाना चाहिए, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस, सलाद, स्प्राउट्स ज़्यादा खाना चाहिए। सर, खाने से और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन? अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो आप खाना ज़्यादा खाओगे, और अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होएगी। और खाना आदमी ज़्यादा जब बेहोशी होता है तो ही खाना ज़्यादा खाता है, यानी कोई चीज़ की कमी रह जाती है तो आदमी ज़्यादा खाना खाता है। आदमी हमेशा स्ट्रेस में, टेंशन में ज़्यादा खाता है और गलत चीज़ खाता है, जैसे दारू का सेवन, सिगरेट का सेवन, टबैको का सेवन। बेसिकली जो स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं। जो मीट, मच्छी, फिश खाता है उनकी भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। वो ये खाएंगे तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। एग्रेशन आएगा, यस, एग्रेशन आएगा, यस। और ये खाना ह्यूमन बीइंग के लिए बना ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग की आंतड़ियाँ है वो छोटी आंतड़ियाँ है, ह्यूमन बीइंग की आंतड़ियाँ बड़ी है और जानवर की आंतड़ियाँ छोटी है। तो ये जानवर के लिए खाना बना है ताकि जल्दी से वो बाहर निकल जाए। ह्यूमन बीइंग की आंतड़ियाँ बहुत लंबी है, उसमें उसको बहुत समय लगता है डाइजेस्ट होकर जाने के लिए।
मेरे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा? हाँ, अगर आप अपने आप को भूखा मारोगे तो आपको फीलिंग ख़राब आएगी। और मेंटल हेल्थ यानी ख़राब फीलिंग लेना, ख़राब थॉट को एंटरटेन करना है, नेगेटिव सोचना या ख़राब फीलिंग लेना। और कोई फास्टिंग करता है तो ख़राब फीलिंग तो आती है उसको, और वो नेचुरल तरीका नहीं है वेट लॉस का। वेट लॉस का नेचुरल तरीका है 3-4 घंटा एक्सरसाइज करो, खाना हेल्दी खाओ, टाइम पे सो, और वेट लॉस आपका वेट बैलेंस होएगा आपका। नेक्स्ट टिप है, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करो। अब अगर बच्चे हो तो आप खेल कूद में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, मगर आजकल के बच्चों को स्कूल जाना, ट्यूशन करना, फिर अलग अलग तरह की एक्टिविटी की क्लासेस करना, तो उनको शायद समय नहीं मिलता है, और आजकल बच्चे लोग मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं। तो बचपन में अगर आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज करते हो तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत रहती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक्सरसाइज का टाइम ज़्यादा होना चाहिए। 50 साल के बाद में मिनिमम 2 घंटा लोगों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। या जॉब कर रहे हैं या कोई उनका बिजनेस है, तो उनको 8 to 10 आवर्स तो वहाँ पे देने होते हैं, तो भी वो रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो क्या है, अपने जॉब हमेशा घर से दूर रहता है, तो जाते समय वॉक करके जावे, आते समय वॉक करके आवे, वो भी एक्सरसाइज है। और 1 घंटा जल्दी उठे। अगर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो आदमी एक्सरसाइज करता है उसको नींद थोड़ी कमती आती है, और कमती नींद में उसकी एनर्जी पूरी हो जाती है। तो अगर आप रोज़ अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो आपका नींद का पीरियड 1 घंटा कमती हो जाएगा। उस 1 घंटा कमती सो के भी आप फ्रेश फील करोगे। और आपको काम के साथ ही एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज यानी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगासन कर सकते हो, जिम जा सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। बहुत वैरायटी है एक्सरसाइज की, और सब कुछ थोड़ा 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 करना चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोग जिम में वो इतनी ताकत लगाते हैं, हूँ क्या करते हो, बोला कर रहे क्या हो, काय को बॉडी को इतना स्ट्रेस दे रहे हो। और उतना एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, और नेचुरल नहीं है इतना एक्सरसाइज करना। खाली हेल्दी रहने का टारगेट रखो कि बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और बॉडी हेल्दी रहे, बस इसके लिए एक्सरसाइज करो। आजकल वो 6 ऐप, शायद उससे भी ज़्यादा कोई ऐप होएगा, मेरे को मालूम नहीं है, अब 8 ऐप्स, उसमें लोग लगे हुए रहते हैं। ये इससे न तो कोई लड़की इम्प्रेस होती है, ये ज़्यादातर यंगस्टर्स करते हैं लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, मगर लड़की तो डर जाती है वो 6 ऐप 8 ऐप देखिए कि कभी झगड़ा हुआ, मेरे को कुछ दबा देगा, मार देगा तो दांत टूट जाएंगे मेरे। नेक्स्ट है, लोगों से मिलो, बातचीत करो, अपने थॉट शेयर करो, मज़ा मस्ती करो, और लाइफ को सीरियसली मत लो। इंटरैक्ट विद पीपल, मेक फ्रेंड्स, लेकिन कोई इंट्रोवर्ट है तो उसको तो जमेगा नहीं ना बात करने। हाँ, तो वही तो मेंटल इलनेस की निशानी है। इंट्रोवर्ट यानी आदमी को अपने आप से बात करता है। जो अपने आप से बात करता है उसको क्या बोलते हैं? अपने आप से भी नहीं, इंट्रोवर्ट मतलब जो कम बात, शाय नहीं, सबको थॉट एक जैसे आते हैं, और बहुत कमती लोग हैं जिसको ख्याल भी नहीं आता है। जिसको ख्याल भी नहीं आता है वो ज्ञानी है, मगर ऐसे बहुत कमती लोग हैं जिसको ख्याल नहीं आते मगर लोग बोलते नहीं हैं, और उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है अपने आप से बात करना, और सभी लोग अपने आप से बात करते हैं। अभी मैं आपको पूछूंगा, जो ज़्यादा अपने आप से बात करता है उसको क्या बोलते हैं? पागल। और ट्रस्ट का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप ट्रस्ट करते हो तो 10 में से 7 जन आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, मगर 3 जन आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे जो लंबे चलेंगे। मगर जिसको जो बातें नहीं करते, एक बार बातें शुरू कर देखो तो करी, कितना अपनापन का एहसास होता है। जब आप बातें करते हो तो आपको दूसरे से अपनापन का एहसास होता है, आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, और उसमें प्रोसेस में 2-4 लोग निकल भी जाते हैं, जो गॉसिपर होते हैं वो निकल भी जाते हैं। मगर अच्छे दोस्त कैसे मिलेंगे बगैर बात करोगे तो? हमारे यहाँ पे इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी सारी है, फिर भी आप ऐसे क्यों हो जाता है कि लोग लोनली फील करते हैं? अब बस लोग शेयर नहीं करते अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को शेयर नहीं करते। लोग डरते। क्योंकि पहले मिसयूज हो रखा होता है ना। हाँ, मगर क्या है ना, अभी पास्ट में अगर कुछ एक बार कुछ हो गया, आप ऐसा करोगे नहीं, तो छोटा बच्चा है बेचारा, पहली बार चढ़ना शुरू किया, वो गिर गया, तो फिर वो चलना बंद ही कर देवे क्या? और सब बच्चे गिरते हैं। एवरेज बताते हैं कि 400-500 टाइम बच्चे गिरते हैं, और उनको दर्द भी होता है। जैसे आपने किसी को शेयर कर लिया, उसने मिस हुई, आपको दर्द हुआ, तो क्या इसका मतलब बातचीत नहीं करने का?
ये गलती हम कर लेते हैं। हम लोग सब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमको कोई यूज़ नहीं कर ले। तो क्या हमको यूज़लेस होना है लाइफ में? मैं तो बोल रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपने को। यूज़ करने का मतलब आपने उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, और वही तो अपने लाइफ का मकसद है कि अपन अपने ज़िंदगी में सबके जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें उतना अच्छा है। इंसान इंटरेक्ट नहीं करता है, किसी से कनेक्शन नहीं बनाता, जब अकेला फील करता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, सुसाइड। ऐसा हाँ, अकेलेपन का ये साइड इफ़ेक्ट है कि उसको लगता है, जब अकेला रहता है उसको लगता है मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, तो फिर लगता है फिर ज़िंदगी का क्या मतलब है, तो सुसाइड के थॉट आते हैं। मैं बोलता हूँ जाओ सबसे बातें करो, सब चाहते हैं बात करना। मैं तो कोई भी पार्टी में जाता हूँ, सबसे सुंदर लड़की को देखता हूँ, उसको जाके हेलो बोलता हूँ, और वो मेरे से आधी घंटे बात करती है। आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट है, आपके ब्रेन को ट्रेन करो कि खाली पॉजिटिव सोचिए और खाली ऐसी बातें सोचिए जिसमें आपका माइंड काम हो, रिलैक्स हो। हर सिचुएशंस को पॉजिटिव तो नहीं सोच सकते। यही ट्रेनिंग है, यही ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते। जैसे समझो कुछ खराब हुआ है तो उसमें सोचो इससे भी खराब हो सकता था, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। या सोचो इसमें से क्या सीखने को है, ये भी पॉजिटिव है। समझो आप एग्जाम में फेल हो गए, है ना, तो ठीक है खराब हुआ, तो सोचो इसमें सीखने के लिए क्या है। सीधी सी बात है, मैंने पढ़ाई की नहीं इसलिए फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करो। यानी आपके माइंड को या आपके ब्रेन को ट्रेन करो कि कोई भी सिचुएशन में इसका पॉजिटिव मतलब निकाले। यानी ऐसा मतलब निकाले जैसा मतलब लगा कि आपको खुशी हो, आपको अच्छा फीलिंग हो। और नेगेटिव में तो अपना हम रखते हैं, यानी कोई दोस्त छोड़ के चला गया, किसने गॉसिप कर लिया, में अपने आप ही नेगेटिव थॉट आता है, वो बेकार है, लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ख्याल ऑटोमेटिक आते हैं। यानी नेगेटिव थॉट अपने आप आते हैं। पॉजिटिव थॉट को लाना पड़ता है, उसकी ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि हर सिचुएशन में मैं कुछ अच्छा देख लूँगा। नेक्स्ट है, आप दूसरों के काम आओ, बी हेल्पफुल, और आपके आजू बाजू सबको आपकी मदद चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ पैसा बांटो आपका, मगर सबकी मदद करो और सबके लिए भाव अच्छा रखो कि सबका मंगल, कि सबका अच्छा हो। आप अपने तनाव को मैनेज करने की कला सीखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी होना चाहिए और बहुत इजी है। 3 घंटे के सेशन में आप वो सीख सकते हो कि तनाव को कैसे मैनेज करना, और तनाव आएगा ही आएगा। लाइफ में आप अगर ज़िंदा हो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंज आएंगे और टेंशन आएगा। ये आपको कला आनी चाहिए कि इसको कैसे मैनेज करो। जैसे जो गिटार में जो वो वायर रहता है ना, उसको थोड़ा तनाव देते हैं तो म्यूज़िक आता है, अगर तनाव नहीं देंगे तो म्यूज़िक भी नहीं आएगा। तो थोड़ा तनाव ज़रूरी है, पर इतना तनाव भी नहीं है कि आपकी नींद खराब हो जाए, आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहो। थोड़ा तनाव यस, टारगेट रहना चाहिए, आज सुबह से मेरे को क्या करना है, रहना चाहिए टारगेट। मतलब जो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि पढ़ाई में हमको अच्छा ही करना है, कुछ बनना है, कुछ करियर में करना है, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसको कैसे फिर डील करें? एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का, काय को सीरियस लेते हो? कोई दूसरे तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे, और प्रेशर कहाँ पे होता है? कोई ऐसा बोलता है कि मैं तुमको प्रेशर कर रहा हूँ? प्रेशर आप लेते हो, और प्रेशर का मतलब क्या है? आपकी काबिलियत नहीं है फिर भी आप वो करना चाहते हो। एक मेरे को अच्छा पिक्चर याद जाता है, गोविंदा की पिक्चर थी कि माना कि मैंने धक्का दिया, तुझे पसंद नहीं, तूने क्यों लिया? पेरेंट एक्सपेक्ट करते, पेरेंट को लगता है आप कैपेबल हो, आप ये कर सकते हो, और आपको लगता है कैपेबल नहीं हो, तो आप कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी और बोलो आज पॉसिबल नहीं है, अगले साल देखेंगे। जो पेरेंट के प्रेशर में मैं कुछ खास बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी सिजोफ्रेनिया बाइपोलर के पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली पेरेंट्स का प्रेशर रहता है तुम इंजीनियरिंग करो, तुम मेडिकल करो, तुम ये करो, और वो बेचारे की कैपेसिटी नहीं रहती है, तो सोच सोच के वो मेंटल इलनेस को इकट्ठा कर लेता है। सर लेकिन आजकल स्ट्रेस के लिए लोगों ने नशा का ही क्यों रास्ता चुना? वो इजी रास्ता है, वो इजी रास्ता है। जो आदमी हार जाता है, थक जाता है, उसको और इतनी नेगेटिव माइंड रहता है, तो उसको लगता है माइंड को कैसे बंद करूं, और वो इजी रास्ता है। वो लोगों की सोच बहुत छोटी है,
लोग खाली आज का अच्छा देखते हैं। ऐसे जितने भी झगड़े होते हैं उसकी सोच तो छोटी है, अगर सोच बड़ी हो जाए तो कोई झगड़ा करे नहीं किससे भी, कि आगे जाके जिससे भी तुम झगड़ा करो तो तुमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है तुमको। और ड्रग एडिक्ट अल्कोहलिक की भी वही है, सोच छोटी है, वो लोग उन्होंने हार मान ली। अब वो जो इतना टेंशन ले लिया है, इतनी नेगेटिव ली है, उसको चाहिए कि थोड़े समय के लिए शांत हो जावे, कि भाई एटलीस्ट रात को नींद आ जावे। तो दारू पीते हैं, ड्रग लेते हैं तो रात को नींद आती है, नेक्स्ट डे प्रॉब्लम तो वैसा वैसा खड़ा रहता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है स्ट्रेस को डील करने का। 8 पॉइंट, हंसो और हंसाओ। जो भी आदमी हंसता है और हंसाता है वो सबको अच्छा लगता है। तो ट्रेन करो अपने माइंड को, कॉमेडी मूवीज़ देख के, कॉमेडी शोज़ देख के, कॉमेडी जोक्स को सुन के अपने माइंड को ट्रेन करो, ताकि माइंड में खाली मस्ती रहे। और मस्ती आने का एक ही तरीका है कि जो भी कुछ हुआ है उसको बोलो कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। ये प्रैक्टिस करो बोलने की, जो भी कुछ हुआ बोलो कुछ खास बात नहीं है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेट फ्रॉम नथिंगनेस, कि कोई ऐसी सीरियस बात नहीं हुई है कि मेरे को इतना सोचना पड़े उसमें। जॉली नेचर रखना। बस तुम पैदा इसके लिए हुए हो कि खाली मजा करो। और कुछ पेरेंट्स की भी गलती है, कुछ हेरिटेज भी हो गया है कि पढ़ाई पे इतना फोकस हो गया है, कैरियर पे इतना फोकस हो गया है कि आदमी एंजॉय करता नहीं लाइफ को। और जो तरह की पढ़ाई चल रही है स्कूलों में, सवाल नहीं को एंजॉय कर सके स्कूल को, और पेरेंट्स है कि फोर्सफुली भेजते बच्चों को। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर हम लोग हर वक्त हंसते रहे या जोक्स करते रहे हमेशा, तो फिर सामने वाला हमें कोई सीरियस ही नहीं लेगा। क्यों चाहिए कि तुमको कोई सीरियसली लेवे? क्यों चाहिए तुमको? और तुम मालूम है कैसे दोस्त अच्छे लगते हैं? जो सीरियस होते अच्छे लगते हैं कि जो हंसते रहते हैं, हंसाते वो अच्छे लगते हैं। क्यों चाहिए कि इगोइस्टिक आदमी को चाहिए कि सब लोग मेरे को सीरियसली लेवे? मेरा वैसा एजेंडा ही नहीं है। मैं तो चाहिए खाली मस्ती मजा करो और अपना काम सिंसियरली करो, बस। वो भी सीरियसली मत करो, पढ़ाई भी सीरियसली मत करो। कईयों को दूसरे को नीचा दिखा के, कमज़ोर दिखा के अच्छी फीलिंग आती है, उसके दोस्त ज़्यादा नहीं बनते, लोग कट जाते हैं उससे। हमारे भी कई रिलेटिव है, कभी पार्टी में जाते हैं तो उसका एजेंडा रहता है कि ऐसा कुछ बोलो कि उसको नीचा फील हो। अब ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करता पार्टी में, अकेले बैठ रहते हो लोग। 9th पॉइंट है, आप प्रैक्टिस करो एक्सेप्टेंस की, यानी दूसरे बंदों को स्टॉप रेजिस्टिंग। जो भी आपकी लाइफ हकीकत है, और ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जो भी आपकी लाइफ की हकीकत है उसको एक्सेप्ट लेके आओ कि ठीक है, जो भी हो गया, फेल हो गया एग्ज़ाम में, लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, एक्सेप्ट करो। और आपको ही मालूम है कि जो ब्रेकअप होता है वो पहले से उसके इंडिकेशन आते हैं। कोई सडनली कोई ब्रेकअप नहीं करता, सडनली फ़ोन करता है आज से हम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके पहले का बैकग्राउंड रहता है, और बैकग्राउंड में जब चल रहा था तब आप सोए हुए थे, बेहोश थे। हाँ, हिंट आती है हर चीज़ की पहले। अब हो ही गया तो एक्सेप्ट करो कि भाई ठीक है। जब किसी से दोस्ती होती है तो आपको लगता है बस ये मेरा रिलेशन बहुत लंबा चलेगा और इसको मैं बहुत यूज़ कर सकता हूँ लंबे समय के लिए, और दूसरा आदमी नहीं चाहता है कि आप यूज़ करो, तो आपके ईगो को हर्ट होता है कि मेरे को छोड़ दिया। मगर इंट्रोस्पेक्शन करो कि सही में लड़कियों को कितनी खराब फीलिंग थी, और कोई फीलिंग देता नहीं है क्योंकि कुछ एजेंडा दूसरे भी रहते हैं जो सब होते हैं, और टाइम आने पे तो ब्रेकअप हो जाता है। इसमें मेरे को एक कहानी याद आ रही है कि एक आदमी था, उसके 2 बच्चों की कोई कारण से एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब बीवी को मालूम पड़ गया था, लाश घर पे आ गई थी, मगर हस्बैंड रात को घर पे आया तो बीवी को चिंता थी कि इसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मर गए, इसको कैसे बताऊं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो बीवी ने उसको पूछा कि एक आदमी ने मेरे को 25 लाख की ज्वेलरी संभालने को दी थी, अब वो मांगने आ रहा है, क्या मैं दे दूं उसको? उसने बोला भाई उसकी अमानत है, पूछने की क्या बात है, उसने तुम्हें भरोसा किया है, तुमको दिया है, अब वो मांगना चाहता है, उसको दे दो, उसकी अमानत है। फिर पिता वो आदमी बोला मेरे दोनों बच्चे नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? बोला खाना खा लो, बाद में बताती हूँ। तो खाना खिलाया, फिर बेडरूम में लेके गई और दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी
और वो देख के समझ गया कि भाई उसकी अमानत थी, उसने उठा लिया उनको और एक्सेप्ट कर लिया। 10 पॉइंट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लो। म्यूज़िक मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, इतनी सूदिंग है माइंड को। और जो गाने बनते हैं वो भी बड़े मीनिंगफुल गाने बनते हैं। तो उसमें सैड सॉन्ग को मत सुनना, एक्साइटिंग सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स या इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स उसको सुनना, और रेगुलर सुनना चाहिए। कम से कम आदमी को किसी भी आदमी को 1 घंटा कम से कम गाने सुनने चाहिए। और अगर मेंटल इलनेस है तो कंपलसरी है गाने सुनने चाहिए। अभी लड़कियों को डांस में मज़ा आता है, कुछ लड़कों को भी डांस में मज़ा आता है, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप डिस्ट्रक्टिव म्यूज़िक सुनते हो, नेगेटिव मीनिंग वाले म्यूज़िक सुनते हो और सैड म्यूज़िक सुनते हो, दुख भरी गाना सुनते हो, तो उसका भी आपके माइंड पे असर आता है। तो आदमी जो भी गाना सुनता है ना, वैसा वो कुछ इमेजिनेशन स्टार्ट करता है। तो इसके लिए जैसे मैं हूँ, रोज़ आधी घंटा इंस्पिरेशनल म्यूज़िक सुनता हूँ। ऐसे गाना सुनता हूँ जिसमें मेरे को एनर्जी आती हो और काम करने की इच्छा होती हो। और ऐसे सबको एक एल्बम बना के रखना चाहिए। आजकल तो काफ़ी म्यूज़िक चैनल आ गए, उसमें आप अपना स्टोर कर सकते हो कौन से गाने आपको रेगुलर सुनने हैं। मैं जब जवानी में था और मैं एक ही गाने को कम से कम मैंने 10,000 टाइम सुना है। और वो शायद अभी मैं समझता हूँ वो तरीका था कि मैंने अपने आप को प्यार से भरा। पॉइंट नंबर 11, आप अपने एक्सपेक्टेशंस पे एक अवेयरनेस लेके आओ। आपके एक्सपेक्टेशंस बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए, या दूसरों से एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए। आप खाली पूरी ज़िंदगी सोचो कि जो भी रियलिटी उसको एक्सेप्ट करोगे और एक्सपेक्टेशंस जीरो रखोगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही फ्रस्ट्रेशन आता है। Sir, but there is no world without expectations. हाँ, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सही बोला है कि ऐसा कोई वर्ल्ड हो ही नहीं सकता है कि जिसमें कोई इंसान साथ में रहते और एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता। तो एक्सपेक्टेशन का आदान प्रदान होना चाहिए, यानी दूसरे से एक्सपेक्ट करने के पहले आपको उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने चाहिए जो आपसे रखता है वो। हम लोग गलती क्या करते हैं, दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पर हमको ज़रा भी चिंता नहीं है, और हम चाहते हैं कि लोग हमारे एक्सपेक्टेशन पूरी करें। और मेंटल इलनेस में ये बहुत सीरियस बात है कि मैंने जितने ही पेशेंट को देखा है, उनके अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनरियलिस्टिक रहते हैं, यानी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक्सपेक्टेशन उनका पूरा हो जाए। जैसे कोई बच्चा हमेशा कितनी भी उम्र का हो गया, वो माँ बाप से पैसे एक्सपेक्ट करता है। 20-21 साल तक जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, आप एक्सपेक्टेशन रखो, कुछ गलत नहीं है, वो भी खाली नेसेसिटी के लिए। और कुछ 30-40 साल की उम्र की भी हो जाते हैं, फिर भी उनको माँ बाप से एक्सपेक्ट रहता है कि वो उनको पैसा देते रहे। माँ बाप अपने बच्चे में बहुत पोटेंशियल देखते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और अच्छा कर सकता है, और अच्छा कर सकता है, और अच्छा कर सकता है। और कुछ गलतियाँ माँ बाप से हो रही है, ये बात तक की है, और कुछ कम्युनिकेशन गैप है माँ बाप और बच्चे में। 12वां पॉइंट, आप रेगुलर बेसिस में पॉजिटिव थिंकिंग के बुक्स पढ़ो, सेशंस अटेंड करो। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है पॉजिटिव थिंकिंग पे, और रेगुलर बेसिस में रोज़ 1 घंटा आपको टाइम देना चाहिए। और जल्दी 15-16 साल की उम्र से कि माइंड को तैयार करना पड़ेगा, पॉजिटिव भरना पड़ेगा, इतना भरना पड़ेगा कि आपको खाली पॉजिटिव ख्याल ही आवे, आपको नेगेटिव ख्याल आए नहीं। और ऐसा होना मुश्किल है। अगर पूरे दिन में एवरेज बोला जाता है कि 60,000 ख्याल आते हैं, तो रिसर्च बताता है कि इसमें 95% ख्याल रिपीटिटिव आते हैं, यानी जो ख्याल आपको पहले आया वही ख्याल वापस आ रहा है, और नए ख्याल तो 5% से कम आते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा नए ख्याल आते हैं, क्रिएटिविटी आती है जब आप पॉजिटिव होते हैं तो। और ये पहले का तरीका था कि मेडिटेशन में बैठो मन को शांत करने के लिए। आज का कोई आदमी मेडिटेशन कर नहीं सकता है, क्योंकि दिमाग इतना चलता है। जब तक वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे तब तक आपका माइंड शांत नहीं होएगा।
इसके लिए आजकल ये नया तरीका है माइंड को शांत करने का कि आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जावे। इसके लिए इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। बातचीत करते 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 आपको सच्चाई समझ आ जाती है और फिर मन शांत हो जाता है। सर, अभी योगा प्राणायाम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। योगा करो, मेडिटेशन करो, जगह जगह पे सेंटर्स खुले हुए हैं, फिर भी लोग मेंटल हेल्थ के लिए सफ़र करते हैं। क्यों ऐसा? वो क्या है, वो खाली महीना 2 महीना करते हैं लोग और महीने 2 महीने से कुछ नहीं होता है। और मेडिटेशन तो मैं बताऊं 99% लोग मेडिटेशन कर नहीं सकते। वो खाली कोशिश करते हैं मेडिटेशन करने का और पॉसिबल ही नहीं मेडिटेशन करना। जैसे जैसे इंटेलिजेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेडिटेशन करना। तो खाली ये सिंबॉलिक है, ये खाली एक क्या बोलते हैं उसको, भेड़ चाल चल रही है कि सब लोग बोलते हैं योगा मेडिटेशन करना चाहिए और किसको भी कुछ फ़ायदा होता नहीं। मेडिसिन वैसी की वैसी बिक रही है। हाँ, रामदेव ने जो योगा करा रहा है, प्राणायाम करा रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मैं भी बोलूँगा प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन अच्छी चीज़ है। 13 पॉइंट, आप रेगुलर बेसिस में माइंड को रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ हैबिट बना लेंगे। उसमें प्राणायाम भी आ सकता है, मेडिटेशन भी आ सकता है, म्यूज़िक सुनने का भी आ सकता है, या जैसे मैं तो प्यार के एहसास में भी माइंड रिलैक्स होता है। तो किसी से प्यार, जैसे छोटे बच्चों के साथ में है, पेट के साथ में है, अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। उसके सामने आपका ईगो बीच में नहीं आता, इसलिए माइंड रिलैक्स होता है। किसके साथ भी अगर आपको ईगो बीच में नहीं आता है, अपनेपन का एहसास होता है, तो माइंड रिलैक्स होता है। प्राणायाम और मेडिटेशन को छोड़ के और क्या तरीके? प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, लड़कियों से प्यार करो, पेट से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, कोई चीज़ में खो जाओ, माइंड रिलैक्स हो जाता है। 14 पॉइंट है, जितना ज़्यादा आप कुदरत के हिसाब से जियोगे उतना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। यानी जितना ग्रीनरी में रहोगे, गार्डन में स्पेंड करोगे, समुद्र किनारे जाओगे, कुदरत से जितना ज़्यादा नज़दीक आओगे उतना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और कुदरत से जितना दूर जाओगे उतना आपका माइंड टेंशन में रहेगा। जैसे लोग फिल्में देखते हैं, बॉक्सिंग देखते हैं, डिटेक्टिव मूवी देखते हैं, कौन सा शो फेमस होता है वो, क्राइम पेट्रोल देखते हैं। ये दिमाग को ज़्यादा डाउट पैदा करने वाले सीरियल रहते हैं, इसको मत देखो। हाँ, शक पैदा करने वाले सीरियल रहते हैं, उसको मत देखो। आप कुदरत में टाइम स्पेंड करो, समुद्र किनारा है, नेचर है, अभी कुदरत में बहुत सी चीज़ें सुंदर है। 15 पॉइंट, आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य है, उस पर रोज़ कुछ से कुछ काम करो। हम लोग क्या करते हैं, सपने देखते हैं मगर उस पर काम नहीं करते। तो सपने में हकीकत में सपने की दुनिया में फ़र्क हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। अगर आप रोज़ एक्शन लेते जाते हो तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जो भी आपके सपने। सर, हमें पता तो रहता है, जैसे आजकल लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे कौन से डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, और बचपन से लोग मतलब बता भी देते थे कि ये मेरे ड्रीम्स डिज़ायर्स है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं कि ड्रीम डिज़ायर्स जो होते हैं नोटबुक में पड़े हुए रहते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। हाँ, 2 बात है। पहली बात तो जो भी आपके सपने हैं उसको नोटबुक में लिखो। अगर आप खाली मुंह से बोले हो तो आप भूल जाओगे। दूसरी बात है, जो नोटबुक में लिखे हैं उसको रोज़ पढ़ो। अब तीसरी बात आती है कि सपने में आदमी एक्शन क्यों लेता है, क्योंकि आदमी नेगेटिव है। उसको लगता है मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये नहीं होएगा। जिस दिन आपको लगे कि मेहनत करके मेरा सपना पूरा हो सकता है, आप काम पे लग जाओगे। यानी बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो बच्चे को लगता है मेरा 90% आ सकता है, वो मेहनत करेगा 90% भी। अब उसका जो 40% आया है और उसको दूसरे को बोलते हैं अब की बात तू 90% लाने का सोच, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता है। अभी आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उससे अगर आपके इमोशन जुड़ जाते हैं
तो आपको अंदर से ताकत आती है उस पर एक्शन लेने की। यानी अगर आप किसी को प्यार करते हो और उसकी चाहत लगे कि ये तो काम कर लेवे तो मज़ा आ जाएगा, तो उसमें आपके इमोशन जुड़ जाते हैं। जैसे सभी लोग अगर अपने माँ बाप की चाहत अगर कोई होती है तो उसके लिए लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अगर अपने माँ बाप से कनेक्टेड है तो। अगर डिस्कनेक्ट है तो उसकी जो इच्छा होती है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। तो इमोशन लेके आओ अपने गोल्स में और अपने आप इच्छा होगी काम करने की। मगर उससे भी ज़्यादा मेरा ऐसे मानना है कि अगर आप पॉजिटिव हो जाओगे कि ये गेम खेलने जैसा है, ये काम हो सकता है, तो आप एक्शन लोगे। दोनों चीज़ है, इमोशन भी इम्पॉर्टेंट है और पॉजिटिव थिंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और तरीका है कि आपको सोचना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है, अगर वो पूरा हो गया तो मेरी लाइफ में क्या क्या पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा गोल पूरा नहीं हुआ तो मेरे को क्या क्या हार्डशिप आएगी, क्या क्या परेशानी आएगी। और फिर एक तीसरा क्वेश्चन है कि ये गोल पूरा करने के लिए मैं क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। 16 पॉइंट, सेक्स लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बॉडी की भूख रहती है और इसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और सेक्स एंजॉय करने के लिए कोई पार्टनर देख लेना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि 16 से 25 साल की उम्र तक ह्यूमन बीइंग का सेक्स पीक में रहता है, और जो ये पीरियड में सेक्स एंजॉय कर लेते हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं अपने लाइफ के ड्रीम गोल पे काम करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं, वो सेक्स को गलत मानते हैं, पाप मानते हैं और काफ़ी कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मगर वो सेक्स का परवर्जन हो जाता है वो। और ये लोग ज़्यादा पोर्नोग्राफी, ज़्यादा इमेजिनरी सेक्स और दिन रात सेक्स के बारे में सोचना, और उनका माइंड उधर ऑक्यूपाई हो जाता है। और ऐसे लोग मास्टरबेशन भी ज़्यादा करते हैं। पेरेंट्स लोग बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं सेक्स में, इसके लिए बच्चों का ट्रस्ट अपने पेरेंट्स से उड़ गया, क्योंकि वहाँ पे उनको ऑप्शन मिला तो पहले वो जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं वो सब गलत चीज़ है, पढ़ाई पे फोकस करो। ये हिपोक्रेसी है पेरेंट्स की, और बच्चे लोग बेवकूफ़ रहते हैं, वो मान लेते हैं उसकी बात को। आप अपने बॉडी को सुनो। बॉडी जब बोलती है सेक्स की इच्छा है, सेक्स की इच्छा है। 17 पॉइंट, ग्रेजुअली जो आप मेडिसिन लेते हो, साइकोटिक मेडिसिन बोलते हैं उसको, और स्लीपिंग पिल बोलते हैं उसको, नींद की गोली बोलते हैं, इसको धीरे धीरे कमती करो और नेचुरल तरीका अपनाओ सोने का, मन को शांत करने का। मेडिसिन क्या है, कुएं से निकल के खाई में जाने वाली बात हुई कि आपको एक बीमारी है और ये दवाई खाओगे तो आपकी बीमारियां और बढ़ने वाली है। ये दवाइयाँ आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, उसके लिए आपको लाइफ कोच के पास ही आना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है तो। और हम लोग नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं, कोई दवाई देते नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संभावना क्रिएट करो अपनी लाइफ में कि क्या क्या कर सकते हो आप। और मैं बोलूँ संभावना अनगिनत है। ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, एनिमल को एनिमल बीइंग नहीं बोलते। बीइंग यानी ग्रो होने की संभावना। आप इतनी संभावना क्रिएट करो कि आपको लगे जीने का मज़ा आ गया, और इतना बड़ा लक्ष्य क्रिएट करो कि आपको लगे कि ये ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं है ये काम को पूरा होना। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरी उम्र 62 है और मैं अभी संभावना क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं 50,000 बेड का मेंटल हेल्थ केयर सेंटर बनाऊँगा। अब ये काम ऐसा है कि ना तो मेरे पास पैसा है और इसको कम से कम 15 साल लगेंगे इसको होने के लिए, मगर मैं पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य पूरा होगा, क्योंकि मैंने संभावना क्रिएट कर ली और मैंने देख लिया कि ये होगा तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा इससे। ऐसे आप भी कोई बड़ी संभावना क्रिएट करो और उसके काम पे लग जाओ। और सबसे बेस्ट है जो भी मिलता है आप अपनी संभावना शेयर करो लोगों से कि मैं इतना बड़ा सपना देखा हूँ। जैसे धीरूभाई अंबानी का एक अच्छा एग्जांपल है कि वो 10 साल पहले बोल दिया था अपनी कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ होएगा, जब उस समय 10 करोड़ का टर्नओवर था।
और उसने अपनी संभावना में काम करता गया, रोज़ उस पर फोकस किया, रोज़ काम करता गया, और हो सकता है 10 साल नहीं 15 साल ही पूरा किया उसने। क्या गलत है? अगर अपना सपना शेयर करते हो और कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, इसका मतलब आपका सपना बहुत छोटा है। लोग हंसने ही चाहिए, लोगों को लगना चाहिए ये पॉसिबल नहीं है। 19 पॉइंट, अपना कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करो। लोग मुंह खोलते हैं तो ही झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं, और 95% लोग सुनते ही नहीं, और ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि हम सुनते ही नहीं हैं। बड़ी हकीकत है कि सुनना मतलब जो उसने बोला, अगर आप पूरी लाइन को वैसी रिपीट कर सकते हो, इसका मतलब आपने सुना। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी 5 लाइन को रिपीट करके बता दो और नहीं कर पाओगे। और ये अवेयरनेस की बात है कि अवेयरनेस लेके आओ कि हम लोग सुनते ही नहीं, और जब सुनते ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है, और जब गलत चीज़ को माइंड में ले लिया तो मुंह खुलेगा तो रिलेशन खराब होंगे। आप कुछ खराब चीज़ बोलोगे। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में। जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसको अपनी पोटेंशियलिटी का खाली 15% सक्सेस मिलता है। यानी अगर पैसे की टर्म बताऊं कि अगर आपकी 1 लाख रुपये महीने की कमाने की पॉसिबिलिटी है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप 15,000 की सैलरी से ज़्यादा के नहीं जा पाओगे, और बार बार जॉब चेंज करना पड़ेगा। और आपने अगर ये कला सीख ली, कम्युनिकेशन की और लिसनिंग की ये कला सीख ली, तो आपकी पॉसिबिलिटी 1 लाख की है ना, वो आगे जाके 2 लाख तक भी कन्वर्ट हो सकती है। कम्युनिकेशन और लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, क्या है कि ये अपना एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि 4 चीज़ होती है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग राइटिंग में तो स्कूल में पहली स्टैंडर्ड से सिखाया जाता है, और क्या बोलना और कैसे बोलना और कैसे सुनना, इसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। तो आपको ऐसे कोर्स करने पड़ेंगे, ऐसे ट्रेनिंग करने पड़ेंगे, जो मार्केट में बहुत कोर्स आ गए हैं, और आपको ट्रेनिंग करने पड़ेंगे अपने कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए। और लिसनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्योर लिसनिंग करनी पड़ेगी। कोई सामने आदमी बैठा है, उसको बोलो कि तू बोल 10 लाइन और मैं तेरे को रिपीट करके बताता हूँ। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका लिसनिंग अच्छा है। अब मैं बोलता हूँ 95% लोग ये एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। जो 10 लाइन भी आपके घर में माँ बाप आपको बोलते हैं, वो लाइन वैसी रिपीट नहीं करते हो, आप उसमें कुछ मिर्च मसाला मिला देती हो, अपना मतलब लगा लेती हो आप। 20वां पॉइंट है, आप 3 दिन स्पेंड करो अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। इसमें आप अपने माँ बाप का साथ ले सकते हो, भाई बहन का ले सकते हो, अच्छे दोस्तों का ले सकते हो, और खाली लिखते जाओ कि फ्यूचर में क्या मुमकिन है, मेरे लिए क्या मुमकिन है। ऐसे लिखते जाओ। इसको बोलते हैं फ्यूचर क्रिएट करना। और आप इसके लिए पैदा हुए हो कि आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करो। और जो फ्यूचर खुद क्रिएट नहीं करता है सोच समझ के, वो फिर लक में ज़्यादा बिलीव करता है। फिर जो फ्यूचर होता है उसमें मज़ा आता नहीं है। ये बात राइट है कि मेंटल बीमारी में आदमी को खाली पुरानी याद आती है और फ्यूचर का कुछ दिखता ही नहीं है, और इसलिए पुरानी बातों से कंप्लीट होना पहले इम्पॉर्टेंट है, और फिर इस पे जैसे ही कंप्लीट हो जाओ वैसे इस पे लग जाना चाहिए। आप माफ़ करने की प्रैक्टिस करो। जिन्होंने गलती की है, मिस्टेक्स किया है, आपको दुख दिया है, आपको दर्द दिया है, उसको माफ़ करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जितने आप अहंकारी हो उतना आपके लिए माफ़ करना मुश्किल होएगा। और ये खाली अवेयर लेके आओ कि माफ़ नहीं करूँगा तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है। आपके दिमाग में वही बात घूमती रहेगी अगर आप माफ़ नहीं करोगे, और आप अपना फ्यूचर नहीं कर पाओगे। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, और जो कुदरत आपसे चाहती है, वो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको वही बातें याद आएगी। और मेंटल पेशेंस जल्दी से फॉरगिव करते नहीं है, जल्दी से सोचने को भी तैयार नहीं है कि दूसरा आदमी कैसे राइट है, और चक्रव्यूह की जाल में फंस जाते हैं। फिर ऐसा काम करते हैं जिसमें ना तो खुद को सेटिस्फेक्शन आता है और रिलेशन और ख़राब करते जाते हैं।
पॉइंट 22, आपके अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, घर पे रहते हैं तो दिन भर खाली मोबाइल में रहते हैं और समय भी लोगों को कमती मिल रहा है एक साथ रहने का। तो डिनर साथ में करना चाहिए, ब्रेकफास्ट साथ में करना चाहिए और पूरी दिन की बातें हैं शेयर करनी चाहिए फैमिली मेम्बर से। और वो लोग भी जो शेयर करना चाहते हैं उनको सुनना चाहिए। फिर लोग गलती क्या करते हैं कि कोई भी आदमी को खाली देखते रहते हैं और वो गलत क्या कर रहा है उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं और उसमें आदमी चिढ़ जाते हैं। तो घर पे रहते हैं तो एक दूसरे की गलतियाँ नहीं देखनी चाहिए, एक दूसरे में अच्छा क्या देखना चाहिए। और कोई शेयरिंग करता है तो उसको सुनना चाहिए कि पेरेंट तो बेचारे तरसते हैं तुमसे बात करने के लिए कि तुम कुछ बोलो, मगर पेरेंट गलती क्या करते हैं, तुम्हारी खाली ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम लोग कुछ मजा करो नहीं, खाली बस कैरियर पे ध्यान दो, प्रोग्रेस पे ध्यान दो। और वो ऐसी बातें करते हैं कि तुमको बातें करने में मज़ा ही नहीं आता, उनसे बातें करने में मज़ा नहीं आता। पेरेंट्स गलती करते हैं कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसे बच्चे से कंपेयर करते हैं जो कोई चीज़ में अच्छा है। बोले देख राजू कैसा है, तो उसको खराब फीलिंग स्टार्ट होती है। बराबर। फिर क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तूने कपड़ा यहाँ पे रख दिया, तू सुबह को उठता नहीं है, तू नहाता नहीं है, तू ये नहीं करता है। खाली कंप्लेन और ब्लेम का ही हर घर में चलता है। ये सब बंद करना चाहिए। और बच्चे भी क्या करते हैं कि जब अभी अलग उम्र के बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी पेरेंट में गलतियाँ देखना स्टार्ट करते हैं। अभी हमेशा से देखा जाए कि पेरेंट का एजुकेशन बच्चे के एजुकेशन कमती हो जाता है। बच्चे आज के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पेरेंट के कंपेयर में, तो ज़्यादा गलतियाँ देखते हैं पेरेंट में और ज़्यादा बैक आंसर करते हैं बच्चे। तो बैक आंसर नहीं करना चाहिए। पेरेंट ने बोला ये नहीं किया, बोल दो हाँ सॉरी, अब मेरे को नहीं करने का है। कम्युनिकेशन लो, जो है अपने आप को एक्सप्रेस करो पूरा। और ये घर की कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस है। तुम घर पे जितना अच्छा कम्युनिकेशन करोगे उतना बाहर जाके भी अच्छा कम्युनिकेट करोगे। और जो घर पे इंट्रोवर्ट हो जाता है वो आगे जाके भी इंट्रोवर्ट नेचर बन जाता है उसका। कम्युनिकेशन और लिस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली में। बस प्यार का एक्सप्रेस करो, धन्यवाद की फीलिंग लेके आओ कि पापा ने मेरे लिए बहुत किया है। उनकी जो कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी को स्ट्रेच करके पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये फीलिंग लेके आओ। देखो क्या कनेक्शन होता है। और बच्चे लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बच्चे लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत बैक आंसरिंग करते हैं। ये बंद करना चाहिए, सुन लेना चाहिए। हो सकता है वो गलत ही बोलते हो तो भी सुन लेना चाहिए कि ठीक है अभी स्टेट खराब है, बहुत से कारण से स्टेट खराब होता है, पर खाली सुन लो बस। आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि आप कितने लकी हो, इस पे सोचो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हम कितने अनलकी हैं, और अनलकी की लिस्ट बनाते हो तो कुछ ज़्यादा लिस्ट बनी होती है, और अगर लकी की लिस्ट बनाते हो तो ये 100 से ऊपर जा सकती है। जैसे आप लकी हो कि आप जिंदा हो, छोटी छोटी चीज़ सोचो कि आपके पास आँखें हैं, कान है, हाथ पैर है, सब सलामत चल रहे हैं आपके, आपका एजुकेशन सही चल रहा है, और ये लिस्ट बड़ी बनती है अगर कोई बनाता है तो। मगर क्या हो रहा है कि लोग लकी है उसकी लिस्ट बनाते नहीं है, और लोग अनलकी है जो 2-4 चीज़ मतलब अनलकी हो जाते हैं। जैसे कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई रिजेक्शन हो जाता है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, और कोई क्रिटिसाइज कर लेता है। वो सब छोटी छोटी बातें रहती हैं। तो और दूसरा लोग क्या करते हैं, लाइफ में क्या मिसिंग है, क्या कमी है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब फोकस करो लाइफ में क्या है, और देखो लाइफ में क्या है। माँ बाप है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि माँ बाप है, यानी देयर इज समबडी, कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आपकी नरिशमेंट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, और इस पे लोग फोकस ही नहीं करते। और मैं मानता हूँ दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास कुछ मिसिंग नहीं है या कोई चीज़ की अभाव नहीं है। रहेंगे, सबके ह्यूमन बीइंग है तो कुछ न कुछ कमी बाकी रह जाएगी, मगर फोकस करो कि क्या है मेरे पास में, और इसकी लिस्ट बनाओ। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे घड़ी आपके पास में है या मोबाइल आपके पास में है, और मोबाइल खो जाता है या घड़ी गिर जाती है तो आपका ध्यान बार बार जाता है, अरे ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई। उस समय सोचो कि भी और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में, और क्या है घड़ी और क्या मोबाइल है, वापस आ जाएगा। इतना क्या अफसोस करते हो। पॉइंट नंबर 24,
आप एक जर्नल मेंटेन करो, आपकी फीलिंग्स के, आपके एक्सपीरियंसेस के, और अपने थॉट को मॉनिटर करो कि आपको क्या क्या थॉट आती है पूरे दिन में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लो, सब चीज़ मत लिखो, मगर अपनी फीलिंग एक्सपीरियंस रोज़ लिखो। और आप जब 1 महीने पहले का जर्नल उठा के देखोगे तो आपको लगेगा मैं कितनी ग्रो कर गई, कितना अच्छा फील करोगे। और कितना टाइम लगता है जर्नल मेंटेन करने के लिए? 15 मिनट रोज़ देने का है शाम को बस। और ये सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज से जर्नल मेंटेन करना चालू करो। इससे एक तो आपको क्या है, जब पुराना जर्नल देखते हो तो उसमें कुछ आपने अच्छी चीज़ लिखी होती है, आपको वो देख के इंस्पायर, अरे मैंने लिखा है, अरे ऐसी मेरी फीलिंग है, अरे ऐसा मेरा एक्सप्रेशन है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, अच्छी फील आती है। और आपको दिखते है कि आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर मैं जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दूँ, मेरी आज कोई फीलिंग खराब फीलिंग है और मैं लिख देती हूँ उसको, लेकिन कभी मेरे पेरेंट्स ने पढ़ ली, मेरे भाई बहन ने पढ़ ली, तो वो चीज़ हो जाएगा कि मैं सबको मेरा जो कुछ होगा जो मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहती और वो रिवील हो जाएगा, तो वो हाँ, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी ना हाँ, मेरे लिए। नहीं, एक्चुअली तुम बताने नहीं चाहती हो, वो एक ख़राब डिसीजन है। और वो फीलिंग अगर सुन लेंगे तो अच्छी फीलिंग आएगी, अरे उस दिन उसको ऐसा फील हुआ था, वापस पैचअप हो जाएगा, वापस घर लगा लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स उनको। कि हो सकता है गुस्से में कुछ बातें हो गई होगी, हर घर में होती है। जब अगर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर लेती हो, एक्सपीरियंस लिख देती हो, तो थोड़े समय बाद में पेरेंट को भी लगता है अरे ऐसा करने से ऐसी फीलिंग आई, तो फिर नहीं देनी ऐसी फीलिंग। एक चीज़ समझो, घर वाले तुमको बहुत प्यार करते हैं। आपको जो भी आपकी नकारात्मक सोच है उसको आप अकेले में प्रैक्टिस करो, उसके बारे में पॉजिटिव इंटरप्रेशन क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रेकअप का एग्जांपल देता हूँ, एक जॉब छूटने का एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जाम में फेल होने का एग्जाम देता हूँ। बराबर, अभी एग्जाम में फेल होती है, खराब फीलिंग आती है, ब्रेकअप होता है, खराब फीलिंग आती है, जॉब से निकाला जाता है, खराब फीलिंग आती है। अभी इस समय आप क्या पॉजिटिव सोच सकते हो? और जितना जल्दी आप पॉजिटिव सोचोगे, नहीं तो आप नेगेटिविटी के चेन में फंस जाओगे। हमेशा जो जॉब से निकाला जाता है तो हमेशा मैनेजमेंट की गलती समझी जाती है। कोई लगता नहीं है अरे मैं 1 महीने से काम नहीं कर रहा था, वो कैसे पैसा देंगे, वो कमाने के लिए बैठे हैं, चैरिटी करने थोड़ी बैठे हैं वो। ऐसा ख्याल किसको भी नहीं आता। सबको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है। मगर 99% इनजस्टिस नहीं होती है, वो मैनेजमेंट अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि भाई तुमको रखे फ़ायदा नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। तो देखो मैंने क्या गलती की, और सोचो ऐसा गलती अगर मैं भी अगर बॉस हूँ और कोई ऐसा स्टाफ ऐसा गलती करेगा तो मैं उसको निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। देखो क्या आंसर आता है। आंसर आएगा कि मैं भी निकाल दूंगा। तो फिर उसने क्या गलत किया? फिर उससे सीखो कि भाई ये चीज़ सही है करने की, गलत है। मन को ऐसा क्वेश्चन दो कि मन को डिसाइड करने मिले। आप लोग क्या करते हो, खाली ब्लेम ही करते जाते हो, कंप्लेन ही करते जाते हो। अभी एग्जाम में फेल होते हैं, वो बोलते हैं पेपर चेकर ठीक नहीं है, उसने पार्शियलिटी की है, उसने जानबूझ के किया है, रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, स्कूल का रिजल्ट मेंटेन करने के लिए किया है। ऐसा थोड़ी होता है कोई। और आपको क्या कोई चूज़ किया फेल करने के लिए? सोचो मैंने 1 साल कितनी पढ़ाई की है, मैं डिजर्व करता हूँ क्या? नहीं। एक्सेप्ट करो और इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाओ। राइट टाइमिंग है कि 3 मिनट के अंदर आदमी को नेगेटिविटी को पॉजिटिव थॉट से कन्वर्ट कर लेना चाहिए। हम लोग तो 3 साल लगाते थे और बदले की भावना देते, मैं इसको दिखाएगा, उसकी जैसी कंपनी खोल के दिखाएगा, वो ऐसा करके दिखाएगा, वैसे करके। आप उसके लिए पैदा नहीं हो, आपके गोल अलग है, आप अपने गोल पे काम करो, क्यों इसको दिखाने का है अपने। सेकेंड ऑप्शन है शेयरिंग करो। कोई भी 5 जन को बिठाओ जो आपके वेल विशर हो, आपके दोस्त है, आपके फैमिली मेम्बर हो, और रो। अगर कोई खराब फीलिंग है तो सबसे बेस्ट है वो रो के निकाल दो उसको, और देखो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी। करके देखो एक बार, वो फीलिंग को एक्सप्रेस करो, चाहे जर्नल में या किसी से शेयर करके, और आप देखोगे नेक्स्ट डे वो फीलिंग चली गई, या उसका उतना इंटेंसिटी खत्म हो गया है। समझो अगर 100 की इंटेंसिटी है तो आप शेयर करके देखो उसकी इंटेंसिटी 50 हो जाती है। फिर कोई दूसरे चीज़ में मन लगा लो जिसमें आपको मज़ा आता है, और इंटेंसिटी खत्म होगी, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर
नेगेटिव इतना जल्दी से पॉजिटिव हो पाता तो लोग डिप्रेशन या इसमें जाते ही नहीं। करेक्ट है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो थॉट को शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। लोग 10-10 साल तक नेगेटिविटी को संभाल के रखते हैं, और यही तो गलती करते हैं लोग। नहीं तो फर्स्ट स्टेज पे आदमी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। डिप्रेशन यानी सैडनेस, अगर दुख आया है, अगर आदमी निकाल देवे तो दुख चला जाता है, क्योंकि अब कुदरत का नियम है। कुदरत चाहता है कि आप खुश रहो, और आपके माँ बाप भी चाहते हैं आप खुश रहो। क्या नहीं करते आपको खुश करने के लिए। अच्छा, हस्बैंड वाइफ का भी ले लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लो, चाहती तो सब वही है कि हम खुशी देवें, और कभी कभी गलतियां हो जाती है या फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। आप प्रैक्टिस करो पूरे दिन लोगों को धन्यवाद देने की, जिसने भी आपके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी किया है। अगर कोई नौकर ने आपको एक गिलास का पानी भी दिया है तो आपको फीलिंग आनी चाहिए थैंक यू। आपको ऐसा नहीं है कि क्या है, मेहरबानी कर रहे हैं, पगार दिया है मैंने। और दोनों बात ही सच रहती है, मगर जब धन्यवाद फीलिंग आती है तो वो आदमी ज़्यादा दिल से काम करता है, और नहीं तो वो खाली पगार के लिए काम करता है। तो रोज़ प्रैक्टिस करो रात को सोते समय, आज मैं किसको धन्यवाद दे सकता हूँ, और देखो क्या फीलिंग आती है, आप कितने रिलैक्स होते हो, कितने काम होते हो। नहीं वो अभी इतने लोगों ने आपका बुरा किया, ये हकीकत है, आपकी भगवान से बात हुई है या आपकी सोच है, लगता है। करेक्ट है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। हकीकत में वर्ल्ड में सब लोग कुछ देना चाहते हैं, ये वर्ल्ड में सब लोग कुछ देना चाहते हैं, और आपकी तैयारी नहीं होती है, आपको उसमें अपना फ्यूचर नहीं दिखता है। और डेफिनेटली है, आपसे कुछ लेना भी चाहते हैं, और जिसने बुरा किया है उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में 10% होता है, उसके बारे में आप जो मीनिंग लगाते हो उसका इम्पैक्ट 90% होता है। कभी देख के देखो कि जिसने बुरा किया है तो सोचो उसने क्या किया है, उसका बुरा कितना लगा, 10%। जैसे किसी ने आपको छोड़ दिया, समझो, पर उसका बुरा 10% लगता है, और उसका मीनिंग लगाते हो कि शायद मेरे में कुछ कमी है, दूसरी लड़की मेरे से ज़्यादा सुंदर है। ऐसे हम लोग कई मीनिंग लगाते हैं, उसका बुरा ज़्यादा लगता है। तो जितना भी दुख है, 90% दुख आपके सोच के कारण है। वो घटना के बारे में आपकी क्या सोच बनती है, उसके कारण है। खाली आप जिसके साथ भी आपको गरज है, गुस्सा है, उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट की तरह खाली 5 जन को सिलेक्ट करो जिस पे आपको गुस्सा है, जो आपको लगता है उसने मेरे लिए बुरा किया, और आप उसको ग्रेटफुलनेस की लिखना शुरू करो, और उसको भी 5 दिन के अंदर आपके लिए वही फीलिंग आ जाएगी अपने आप। ह्यूमन बीइंग सब कनेक्टेड है, ह्यूमन बीइंग सब कनेक्टेड है एक दूसरे। एक्सप्रेस करो अपनी अच्छी फीलिंग, एक्सप्रेस करो। हम लोग क्या गलती करते हैं, खराब फीलिंग आती है एक्सप्रेस करते हैं, माँ बाप भी खराब फीलिंग आती है एक्सप्रेस करते हैं, अच्छी फीलिंग आती है एक्सप्रेस नहीं करते। उल्टा करो, अच्छी फीलिंग आवे एक्सप्रेस करो, खराब फीलिंग आवे रूम बंद कर अकेले बैठ जाओ, 10-15 मिनट में चली जाएगी फीलिंग। हमेशा ध्यान में रखो आप किसको प्यार करते हो और आपको कौन प्यार करता है, बस उसी में फोकस करो, और यहाँ से आपका सर्कल बढ़ेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको एक से प्यार होता है, पॉसिबल है, बस। और क्वेश्चन करो मेरे को कौन प्यार करता है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा सोचो आप, और धीरे धीरे आपका प्यार का होराइजन बढ़ता रहेगा, और आप बहुत लोगों को प्यार कर पाओगे। अभी प्यार करने का मतलब कोई चीज़ लेना नहीं है, प्यार करने का मतलब बस उसके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, बस। और कोई एक्सपेक्ट मत करो, और धीरे धीरे आपका होराइजन बढ़ेगा, और बहुत लोगों से आपका दिल जुड़ेगा, और इससे भी आपकी तृप्ति होती है, इससे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इससे भी आत्मा शांत होती है। क्योंकि अगर तुम किसको प्यार नहीं करते हो तो तुमको प्यार दिखेगा ही नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे प्यार करते नहीं करते उनको पूछने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से पूछो मैं प्यार करता हूँ क्या। अगर आंसर आता है कि मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब वो भी प्यार करता है। अभी प्यार का एक्सप्रेशन ये इंडिया में इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, तो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, खास करके ऑपोजिट सेक्स है। और इसलिए खुद को ही पूछो मैं प्यार करता हूँ क्या। अगर आंसर आता है यस, तो वो भी प्यार करते हैं, क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो साथ में रहना नरक के बराबर है। मगर एक चीज बोलूं कि तुम किससे भी प्यार पैदा कर सकते हो, ये पॉसिबल है। गलत से गलत आदमी को भी आप लग सकता है ठीक है उसकी मजबूरी है, वो ऐसा कर रहा है, ठीक है उसकी मजबूरी है।
और मैं नहीं बोलता हूँ सबसे प्यार करने की जरूरत है, कुछ कुछ लोगों को अपने से दूर रखो, कुछ गलत नहीं है। और प्यार के माहौल में जितना रहोगे उतनी आप में हिम्मत ज़्यादा आएगी, ताकत ज़्यादा आएगी, और लाइफ में कुछ भी करने के लिए हिम्मत ताकत की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे प्यार के 3 लेवल होते हैं, एक होता है फिजिकल लेवल, यानी जिसमें अट्रैक्शन, सेक्स का, लस्ट का ज़्यादा फीलिंग रहता है, और दूसरा होता है अपनापन, कि भाई तुम खाली प्यार बांटो, और तीसरा कि तुम प्यार बन जाओ ताकि कोई भी नज़दीक आवे उसको तुमसे अच्छी वाइब्रेशन आवे। तुम देखो प्यार में तुम कभी गलत वर्ड यूज़ कर सकते हो किसी के लिए, किसी की गलती दिखती है प्यार में, नहीं, सब अच्छा ही दिखता है, तो तुम प्यार बन सकते हो। हमेशा ध्यान रखो कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो। लोग क्या करते हैं वो ध्यान रखते हैं कि लोग मेरे लिए क्या करते हैं। और एक चीज़ समझो, जो भी लोग आपके लिए अच्छा करते हैं आपको उससे अच्छी फीलिंग आती है, तो फिर क्यों नहीं समझते कि आप भी किसी लिए अच्छा करोगे तो उसको आपके लिए अच्छी फीलिंग आएगी। हमेशा कुछ न कुछ लोगों को देने का सोचो, एटलीस्ट भाव तो सबके लिए अच्छा रखो, किसके लिए भी खराब भाव मत। जब भी किसको भी देने का है, अगर तुमको भाव आवे तो दो, और जब भाव आता है देने का है ना, तो आप दे के भूल जाते हो। और अगर भाव नहीं आता है देने का और दूसरे के कंपैरिजन में देना पड़ता है, मजबूरी देना पड़ता है, तो भी याद रहता है, अरे मैंने उसको ये दिया था, उसने मेरे को क्या दिया। जैसे बोलते ना, नेकी कर और पानी में डाल। एक मैं अच्छी स्ट्रेटजी बताता हूँ, अगर तुमसे कोई भी चीज़ तुमको एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई तुम्हारे लिए करे, तो उसके लिए 10 चीज़ करो। जैसे भी बच्चों को माँ बाप से बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है, माँ बाप ये करें वो करें, तो देखो तुम माँ बाप के लिए 10 चीज़ क्या कर सकते हो, और देखो जो तुमको चाहिए वो तुमको नेचुरली मिल जाएगा। ये चीज़ हस्बैंड वाइफ में लागू रहती है। अब वाइफ जो नहीं कमाती है वो हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है कि वो जो भी पैसा देवे। अगर उसको 10 चीज़ अगर देने का सोच लोगे तो उसको गारंटेड है जो उसको चाहिए वो मिल ही जाएगा उसको, बल्कि मैं तो बोलूँगा जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाएगा उसको। इसका मतलब है अगर आपके एक्सपेक्टेशन लोगों से रहेंगे तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन सोचो, उनको क्या देंगे तो उनको अच्छा लगेगा और देना चालू करो। अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो आपको रिटर्न में वही आदमी कुछ न कुछ अच्छा देगा, और आपने जो दिया है उससे ज़्यादा देगा, क्योंकि हर आदमी देने के लिए पैदा हुआ है। ये साइकोलॉजी है, हर आदमी को जिसने भी कुछ अच्छा दिया है उसको देने की इच्छा होती है। आपके खुद का भी देखो ना, अगर कोई आपको ज़्यादा दे रहा है तो आपको भाव आते कि नहीं आते हैं, अरे इसको कुछ देने का। हो सकता है उस समय आप नहीं दे सकते हो, कोई मजबूरी होगी, मगर कभी ना कभी आप उसको ज़्यादा देना चाहते हो। जैसे आपको अगर फ़ोन आते हैं तो 10 फ़ोन आते हैं, उसमें कौन से फ़ोन को आपको दिल से देने की इच्छा होती है, वही लोग हैं जिसने पहले आपके लिए कुछ किया है। इसका मतलब आप पहले से लोगों के लिए करते जाओ, तो जब भी मौका आएगा आप कुछ भी मदद मांगोगे, वो लोग आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करेंगे आपको। सिर्फ माँ बाप बिना एक्सपेक्ट किए बच्चे को देते रहते हैं, जिंदगी भर देते हैं। बच्चे को देने का टाइम आता है तो फिर बच्चे क्यों नहीं देते? हाँ, ये एक तो कुछ नेचुरल चीज़ है कि पानी पहाड़ से नीचे गिरता है, नीचे से पानी पहाड़ में नहीं जा सकता। तो जो प्यार का फ्लो है वो ऊपर से नीचे आता है, माँ बाप का बच्चों को आता है। अगर माँ बाप ने बच्चों को अच्छा प्यार किया है तो वो अपने बच्चे को प्यार देंगे। और ये अननेचुरल है कि पानी नीचे से पानी ऊपर जा। और फिर भी कुछ बच्चे ग्रेटफुल होते हैं और वो, पर इसका परसेंटेज बहुत कमती है। इसलिए तो श्रवण कुमार का इतना नाम है कि हर माँ सोचती है बच्चा पैदा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। वो ऐसे अभी नहीं, अभी जो इंटेलिजेंस बढ़ रही है, बच्चे के खुद के सपने हैं, उसमें उलझा हुआ रहता है। और माँ बाप को ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते बच्चे से। रेयरली है, कुछ माँ बाप है जो रिटायरमेंट हो जाते हैं और अपना पैसा नहीं बचा सकते हैं, तो उनको बच्चे, मगर फिर भी क्या एक्सपेक्ट रहता है कि मेरे दवाई पानी हो जावे और खाना पीना हो जावे, उससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं माँ बाप। और बच्चे माँ बाप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 100 गुना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे माँ बाप से, और माँ बाप देना भी चाहते हैं। और जो भी माँ बाप की प्रॉपर्टी है, मरने के बाद 99.9% माँ बाप अपने बच्चों को ही देना चाहते हैं। हाँ, बच्चे से खफा है तो फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को देखिए, रेयरली, लेस देन 0.01%। आप जो भी काम करते हो वो आप दिल से करो, लगाव से करो, उसमें मज़ा लेके करो। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, दिन में अगर आदमी 14 घंटा अवेक रहता है तो 14 घंटे में 12 घंटा
आदमी को हर चीज़ काम करने में मज़ा लेके करना चाहिए। जैसे ब्रश भी करते हो, उसमें भी म्यूज़िक के साथ कर सकते हो, मज़े के साथ कर सकते हो। किससे बात भी कर सकते हो तो मज़े के साथ बात कर सकते हो। कोई काम भी कर सकते हो, उसमें अपनी पूरी क्रिएटिविटी डाल सकते हो। तो खाली ह्यूमन बीइंग से प्यार नहीं करना, अपने को अपने काम से भी प्यार करना है। इनफैक्ट 12 घंटा आपको प्यार में जीना है, चाहे अपने काम से या अपने बॉयफ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने माँ बाप से, अपने फैमिली मेम्बर से। एक ही एजेंडा कर लो और देखो कितनी आत्मा शांत होती है, कितना मन शांत होता है, और उसमें आप कुछ नया कुछ सोच सकते हो, कुछ बड़ा सोच सकते हो। मैंने एक सर्वे किया था, टॉप 10 इंडस्ट्रीज से उनका सर्वे किया था। उनमें 2-3 चीज़ है। एक तो उनको अपने काम से बहुत लगाव है, जैसे सचिन तेंदुलकर ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, आमिर खान, शाहरुख खान, जो भी लोग, उनको अपने काम से बहुत लगाव है। और दूसरा, उनको बहुत धन्यवाद की भावना है सभी के लिए। धीरू भाई का भी एग्जाम्पल है, वो लिफ्ट मैन को भी सलाम करता था, और कोई गुण नहीं रखता था। जो ही मिलता था उसको हाथ मिलाता था, सलाम करता था। वो बोलता नहीं था अरे मैं तो इंडस्ट्री हूँ, तू सलाम कर, मैं तेरे को ऐसा करेगा नहीं, वो भी सलाम करता था। तो हम्बल बनो। अगर मेंटल हेल्थ ही अच्छी ना हो तो फिर हम अपने प्रोफेशन या वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उस तक हम लोग कैसे प्यार कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए मेंटल अच्छी करो, और बहुत आसान है मेंटल अच्छी करना। कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम नहीं है कि मेंटल खराब हो गई ना आप ठीक ही नहीं होगी। लोग गलती क्या करते हैं, दवाई के सहारे चले जाते हैं, और दवाई के सहारे चले जाते हैं तो मेंटल इलनेस लंबी चलती है। ढूंढो लाइफ कोच को, लाइफ कोच यानी गुरु, और जिस पे आप श्रद्धा कर सको, जिस पे आप सरेंडर कर सको। अब मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बहुत कंडीशन ख़राब थी, मगर वो सरेंडर करना नहीं चाहती थी। वो यहाँ पे आके हमारी भी गलती देखती थी, तो हमको मज़ा नहीं आता उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। हमने एक महीने उसको वापस भेज दिया कि नहीं मज़ा आ रहा है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे। क्योंकि कोचेबल बनो। कोचेबल बनने के लिए तुम्हारे ईगो को तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, और आप सिलेक्ट करो किससे कोचिंग लेनी है, किसको सरेंडर करना है। और सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर। वो कुछ ही बोले, आप उसकी बात सुन के एक बार वैसी ज़िंदगी जियोगे, और फिर आपको अच्छा लगे तो और जियो, और अच्छा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो दूसरा कुछ ढूंढो। आपके लाइफ में सबसे बड़ा अगर पावर हाउस कोई है, यानी जहाँ से आपको एनर्जी आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है, हिम्मत आ सकती है, वो आपके पेरेंट्स हैं। और 95% बच्चे अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हैं। अभी हो सकता है उनसे भी कोई गलती हुई। अभी आपको समझ आ गई है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी लाइफ स्टोरी सुनो। हर बच्चे को अपने माँ बाप की स्ट्रगल की लाइफ स्टोरी सुननी चाहिए, और हर माँ बाप को अपनी स्ट्रगल की लाइफ स्टोरी बच्चे को बतानी चाहिए, और उसमें आदमी कनेक्ट करता है। और पेरेंट्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, जो भी उन्होंने गलती की है। अभी मैं मानता हूँ कि कई चीज़ वो लोग प्रॉमिस करते हैं और वो ब्रेक कर देते हैं, तो आप अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करो, आपने कितना प्रॉमिस किया और कितना ब्रेकअप किया आपने। अगर इसका रेशियो देखोगी तो ये 10:1 है। आप अगर 10 प्रॉमिस ब्रेक करते हो तो वो 1 प्रॉमिस ब्रेक करते हो। तो अपनी प्रॉमिस, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, मैंने क्या क्या प्रॉमिस किया था, और पूछो पेरेंट्स को। अगर आपको याद नहीं आता है तो पूछो पेरेंट्स को, मैंने आपको पिछले 1 साल में क्या क्या प्रॉमिस किया था जो मैंने नहीं किया। आप सरप्राइज हो जाओगे। और वो भी लिस्ट बना लो कि पेरेंट ने मेरे को कितना प्रॉमिस किया था, नहीं किया। ये 10:1 का रेशियो बनेगा आपका। मैं बोलता हूँ पेरेंट के साथ में मज़ा करने का एक ही तरीका है, उनकी बातें सुनो और उनको हक करो, बस सारा गुस्सा डिसअपेयर हो जाएगा, सारा मनमुटाव चेंज हो जाएगा। और आप लोग क्या करते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हो पेरेंट्स को, ना पेरेंट्स अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करते, और दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। कई पेरेंट्स मैंने सुने हैं, लड़की वाले बोलते हैं इसकी जल्दी शादी हो, ये पला टले। कई पेरेंट्स बोलते हैं ये लड़के की जल्दी शादी हो और उसकी बीवी संभाले उसको, हमसे संभलता नहीं है। और कई बच्चे भी है जो सोचते हैं बड़ा हो जाऊंगा तो अलग रहूंगा, पेरेंट के साथ नहीं रहूंगा। मैंने सब गलत है। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो और गले लगो पेरेंट्स को। पॉइंट नंबर 31, आप अपनी लिस्ट बनाओ, आपको क्या क्या चीज़ का डर लगता है बचपन से, और उसमें से चूज़ करो जिसमें सबसे कमती डर लगता है, पहले वो चीज़ करना चालू करो।
और आपको बहुत मज़ा आएगा। जो भी चीज़ का आपका डर लगता है, आपका डर निकालने का एक ही तरीका है, वो करो। जैसे सबको पेरेंट्स से डर लगता है तो पेरेंट्स से टाइम स्पेंड करो। कईयों को बॉस से डर लगता है, बॉस का टाइम स्पेंड करो। कईयों को स्विमिंग से डर लगता है, कार ड्राइविंग से डर लगता है, साइकिलिंग से डर लगता है। जो चीज़ का डर लगता है, देखो थोड़े एडवेंचरस बनो और वो चीज़ करते जाओ, धीरे धीरे आपका डर निकल जाएगा। फियर का एक ही तरीका है जीतने का कि जो चीज़ का फियर है वो सिचुएशन को फेस करो। कई लोगों को सच बोलने से डर लगता है। सच बोलना चालू करो। बहुत अच्छा बोला कि सच बोलने से बहुत लोगों को डर लगता है। इनफैक्ट 90% लोगों को सच बोलने से डर लगता है। और जो मैं तो बोलना चालू करो और कुछ नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। दोस्ती ज़्यादा गहरी होती है अगर आप सच बोलते हो तो। और झूठ बोलते हो तो कितना ट्रस्ट टूटता है, क्योंकि अल्टीमेटली झूठ पकड़ा जाता है। ऐसा कोई झूठ नहीं है जो पकड़ा नहीं गया हो। जो लोगों ने आपको बोला है, जो आपने लोगों को बोला है, समझ में सब आ जाता है। अब किसी से प्यार नहीं है, आप बोलते हो आई लव यू, और जब लड़की दूसरी को पूछती हो तुम मेरे को कितना प्यार करते हो, तो आप बोलते हो कितनी बार बोलने का प्यार करते हो। उसको समझ गया कितना प्यार था। कि जो चीज़ का फियर है वो चीज़ करो, फियर कमती हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस कमी है तो कॉन्फिडेंस कमी के साथ भी वो काम करो। कई बच्चे एग्जाम में उनका कॉन्फिडेंस रहता है, वो लोग ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं हो तो रिजल्ट खराब आता है, ज़्यादा मेहनत करते हो। लाइफ में ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके जो थॉट चल रहे हैं उसमें भी आपको ब्रेक लेना चाहिए। आपकी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप वैकेशन पे जाओ, नेचर के और सेंटर में जाओ, दूसरी सिटी को एडवेंचर करने जाओ, कुछ नया करो और ब्रेक लो। लोग सोचने में भी ब्रेक नहीं लेते लोग। रात को सोते भी नहीं और उनको सोचना है, गलत है। कोई भी चीज़ पे आधे घंटा सोच लिया, फिर दूसरी चीज़ पे सोचो और ब्रेक लो। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी म्यूजिक लेके ब्रेक ले सकते हो आप, वेकेशन में जाके ब्रेक लग सकते हो, नए फ्रेंड्स बना के ब्रेक ले सकते हो आप। जैसे नेचर क्योर सेंटर है, मैं तो मेरे हर वेकेशन पिछले 40 साल से कोई ना कोई नेचर क्योर सेंटर में जाके स्पेंड करता हूँ कि चलो हेल्थ भी अच्छी होती है, पैसे भी कमती लगते हैं और कुछ सीख के आते हैं। लोग हिल स्टेशन जाते हैं, मैं हिल स्टेशन जाता ही नहीं, मैं कोई ना कोई नेचर क्योर सेंटर जाता हूँ, मेडिटेशन से जाता हूँ कि भी कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी ब्रेक है और वो बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है हिल स्टेशन के कंपैरिजन। आप दूसरी सीन देखती हो, आप दूसरी जगह जाते हो, कार ड्राइव में जाते हो, तो आप जब नए नए सीन देखती हो तो आपकी पुरानी मेमोरी चली जाती है, क्योंकि नई मेमोरी आ जाती है तो पुरानी मेमोरी। मैं तो कई पेशेंट को खाली ड्राइव पे लेके जाता हूँ लंबे 3-3 घंटा 6-6 घंटे की, उनको मौन रखता हूँ और आने के बाद में उनका मन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। आप अगर मूवी देखने जाते हो वो भी एक ब्रेक है। कोई कॉमेडी मूवी, वो सैड मूवी मत देखने जाना, कोई डिटेक्टिव मूवी मत देखने जाना, कोई भूत की मूवी मत देखने जाना, क्योंकि उससे फिर और आपका डर पैदा हो जाएगा। कोई एंटरटेनिंग कॉमेडी मूवी देखने जाओ या कोई इंस्पिरेशन मूवी देखने जाओ, वो भी एक ब्रेक है। स्विमिंग करने जाते हो वो भी एक ब्रेक है, क्योंकि आप स्विमिंग करते करते कुछ सोच नहीं सकते। आप अगर एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करने जाते हो, वो भी एक ब्रेक है कि जिमिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते करते आप ज़्यादा नहीं सोच सकते। गर्लफ्रेंड से टाइम स्पेंड करना, अलग अलग गर्लफ्रेंड टाइम स्पेंड करना, वो भी एक ब्रेक है। पॉइंट नंबर 33, आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सोचो। आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करने का सीखो, और ख़ास करके लर्निंग जो आपके माइंड को पॉजिटिव करे, आपकी माइंड को धुलाई करे। आप शरीर की धुलाई रोज़ करते हो क्योंकि शरीर में रोज़ गंदगी आती है। आप माइंड की धुलाई कब करते हो? माइंड की धुलाई मतलब है जिसकी सोच अच्छी है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और उससे थोड़ा ज्ञान लो। और आजकल सेल्फ हेल्प की बहुत ट्रेनिंग चलती है, ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन चलती है। आप जो भी ट्रेनिंग का मौका मिलता है वो मौका मत छोड़ो। मैं 17 साल की उम्र से जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेनिंग की, मैं करते आ रहा हूँ। कुछ ट्रेनिंग बहुत ख़राब थी, कुछ नहीं मिला, फिर भी उसमें से भी एक लाइन मिलती है जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। तो जितने ट्रेनर के पास जा सकते हो उतने ट्रेनर के पास जाओ, उतनी ट्रेनिंग सुनो। और अभी तो यूट्यूब बहुत अच्छा साधन है, इतने लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं। आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए यूट्यूब में और सुनना चाहिए लोगों को। पॉइंट नंबर 34, लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम पे इतना सोचते हैं और सब गलत क्वेश्चन करते हैं।
जैसे ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों आया, उसने मेरे से ऐसा क्यों किया, ऐसे सब गलत क्वेश्चन करते हैं और आप टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हकीकत में आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो। जैसे अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो ज़्यादा मत सोचो मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है, मेरे को क्यों निकाला, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, ये सब मत सोचो। अब सोचो कि अभी क्या कर सकता हूँ। कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई चीज़ मेरे में कमी रह गई है उसको पूरा करूं, या अगर ब्रेक मिला है तो अच्छा है मैं कुछ में से एजुकेशन लूं और वापस जॉब के लिए। हमेशा 80% टाइम सॉल्यूशन पे दो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और 20% टाइम दो प्रॉब्लम पे। ये फर्स्ट स्टेज का लेवल है। जब आप ज़्यादा ग्रो कर जाते हो तो इसका परसेंट होता है 95% टाइम आप सॉल्यूशन पे फोकस करो और 5% खाली प्रॉब्लम को एनालाइज करो। आज के दिन 90% लोग अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और सॉल्यूशन ही आपको उससे बाहर निकालेगा। जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है तो उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना अच्छा चला था, ऐसा कोई करता है क्या, ये फोकस मत करो। ब्रेकअप हो गया है ना, अब क्या करने का है, उसको मनाने का है या दूसरा ढूंढने का है। दो ऑप्शन आपके पास, उसको मना भी सकते हो और दूसरा भी ढूंढ सकते हो। आप उस पर सोचो उसको कैसे मनाऊं, और या दूसरा ढूंढूं तो दूसरा कौन पाइपलाइन में है। और सबके पाइपलाइन में 2-3 जन रहते हैं। आज के दिन कोई कमिटेड नहीं है, न लड़कियां कमिटेड लड़के कमिटेड है। सबके पाइपलाइन में 2-4 ऑप्शन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप से प्यार करो। और 90% लोग अपने आप से प्यार नहीं करते। 90% लड़कियां मेकअप भी करती है तो दूसरे अप्रिशिएट करें इसके लिए मेकअप करती है। दूसरों का ओपिनियन आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है जब दूसरे को ओपिनियन दे देते हैं। अगर तारीफ करते हो तो आप खुश हो जाते हो, और कोई आपको निग्लेक्ट कर ले तो आप दुखी हो जाते हो। दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस मत दो, आपका जो सोच है उसको इम्पोर्टेंस दो और अपने आप से प्यार करो। और आप बहुत सुंदर हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक हो। और अगर आप अपने आप से प्यार कर सकते हो तो थोड़ा भी चांस है आप किसी और से प्यार कर सकते हो। अगर आपको अपने में ही कोई हीनता की भावना है, कोई अभाव की भावना है, तो आप अपने को, कई लोग बोलते हैं मेरा नाक तीखा नहीं है, कोई लोग बोलते हैं मेरी हाइट कमती है, कोई लोग बोलते हैं मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है तो नहीं है, फिर भी आप प्यार कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो। कुछ भगवान ने आपको दिया है जो भगवान ने किसी और को नहीं दिया है, उधर फोकस करो। सेल्फ लव की एक फीलिंग होनी चाहिए, आई एम ग्रेट, आई एम गुड। वो फिर उसके बाद में आपको जो भी काम लगे वो काम दिख जाएगा कि आप अच्छे हो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। लोग तारीफ बहुत चाहते हैं और लोग अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। आप बड़ाई क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको डाउट है कि शायद आप नहीं हो, और आप है, लोगों को दिख जाता है। 1 घंटे में आप क्या हो लोगों को समझ आ जाता है। पॉइंट नंबर 36, लाइफ में फेलियर, रिजेक्शन एक पार्ट है ग्रोथ का। ऐसा कोई आदमी नहीं है, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जिसको लाइफ में फेलियर नहीं मिले हैं। आप इगोइस्टिक आदमी जो रहता है वो फेलियर, रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई भी गेम खेलोगे, बिजनेस भी एक गेम है, जॉब भी एक गेम है, लव है भी एक गेम है, शादी भी एक गेम है। आप उसमें एक्सेप्ट करो कि कुछ लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, उनका स्टेट खराब हो सकता है, उनमें कोई दूसरी भी कमी हो सकती है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आओ कि लाइफ में फेल होना कुछ गलत नहीं है। आप जब पैदा हुए थे और जब आप चलना सीखिए, एवरेज बताता है कि आप 400 से 500 बार गिरे हो, यानी फेल हुए हो, और आप बैलेंस नहीं कर पाए। उसके बाद आपने बैलेंस किया और अभी आप चल रहे हो, और इतना फेलियर तो आपको मिला ही नहीं है। अगर इगोइस्टिक आदमी, अहंकारी आदमी थोड़ा सा भी फेल होता है तो बोलता है ये मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं इसके बगैर ज़िंदगी जी लूँगा। कोई रिजेक्शन मिलता है तो वो लाइन में जाता ही नहीं है। आप हमेशा अपना बेस्ट दो, जो भी आपका बेस्ट आप दो, और रिजल्ट हो सकता है आप जो चाहते हो वैसा नहीं आता है। इसका मतलब कभी कभी आपका बेस्ट भी सफिशिएंट नहीं होता है आपको सक्सेस देने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन करो। जो आदमी फेल्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है वो नई चीज़ कुछ ट्राई नहीं करेगा, नई तरीके से सोचेगा ही नहीं वो, और नई चीज़ ट्राई नहीं करेगा तो जो आप पहले करते हो वही आप वापस करते जाओगे, तो जो पहले मिला वो वापस मिलेगा आपको।
जैसे बोला जाता है कि इंसेनिटी का डेफिनेशन क्या है कि यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। आप वही चीज़ करना चाहते हो और सोचते हो अब की बार कुछ नया रिजल्ट मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं है। आप जो पहले जो की हो और जो परिणाम आया है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, वापस वही करते जाओगे तो वापस वही परिणाम मिलेगा आपको। और अच्छा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा और सब रॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। आपका फोकस पूरा प्रॉब्लम पे रहेगा, आपका फोकस पूरा ब्लेम पे रहेगा, कंप्लेन करते रहोगे। अगर ब्लेम गलती करना है तो एक ही चीज़ है, हमेशा सोचो मेरे से भी गलती हुई है और मेरे गलती के कारण मैं फेल हुई हूँ। फेलियर क्वेश्चन टाइम रहता है, उस समय इंट्रोस्पेक्शन करने का, मेरे से क्या गलती हुई। बस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आप अपने पे लो। हाँ, कोई भी चीज़ को सीरियसली मत लो। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ और वो आपको सिखाती है। मैं तो बोलता हूँ फेलियर सबसे ज़्यादा सिखाती है आपको, सक्सेस आपको सिखाता नहीं है। सक्सेस में तो आप ईगो ट्रिप में चले जाते हो और फेलियर आपको सिखाती है। सबसे ज़्यादा लर्निंग पूरे वर्ल्ड में जब आप फेल होते हो तभी होती है और उसके कारण ही आपको भी बड़ी सक्सेस मिलती है। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप खाली ये इंसिडेंट को याद मत करो, आपकी लाइफ में पहले कितने सक्सेस मिले हैं उसको याद करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। और ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में खाली फेलियर ही फेलियर है। मेरे पास एक पेशेंट आया था और 30 साल का था, बोला मैं तो खाली फेलियर ही फेलियर हूँ। मैं उसको पूछा तू फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हुआ था? हुआ था। सेकेंड में हुआ था। उसने बीटेक तक किया था, उसके कितने पास के एविडेंस है उसके, मगर वो क्या है, उसका पूरा फोकस था कि मैं क्या चीज़ में फेल हो गया और वो लिस्ट बहुत छोटी सी थी। पास की लिस्ट 15 से 20 थी और फेलियर की लिस्ट 4-5 थी खाली, मगर क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस पर था जो नहीं है, मैं उसका ध्यान लेके आया कि बता कहाँ का सक्सेस मिली और उसका स्टेट चेंज हो गया। पॉइंट नंबर 37, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाए। अभी सच्चा अच्छा गुरु और नॉर्मल गुरु में क्या फ़र्क है? सच्चा गुरु आपकी आत्मा को जगाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और अपने पे निर्भरता कमती कराएगा। वो आपको डांटेगा, आपको चिल्लाएगा, आपको भला बुरा बोलेगा, मगर वो आपकी आत्मा को जगाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपको केपेबल बनाने की कोशिश करेगा। और जो नॉर्मल दूसरे गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, बस मेरे में लीन रहो और मेरे आज्ञाकारी शिष्य बन जाओ। तो कभी किसका आज्ञाकारी शिष्य बनने का नहीं, ऐसे गुरु पे जाने का जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। और इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा एक गुरु चाहिए कोई भी चीज़ में। अभी मैं भी अगर लाइफ कोच हूँ तो भी मेरा भी कोई एक हेल्थ कोच है, मेरा भी कोई डॉक्टर है जो मेरी हेल्थ को देखता है, मेरे भी बहुत गुरु है और मैं बहुत गुरु से सीख के ही लाइफ कोच बना हूँ। मैंने कम से कम 5 से 7 हज़ार किताब पढ़ी है, वो सब मेरे गुरु है, उससे मैं सीख के लाइफ कोच बना हूँ। लाइफ कोच का मतलब है कि आप वैसी ज़िंदगी जियो हो जो आप बोल रहे हो। 90% लोग जीते अलग तरीके से है, मगर बोलना होता है तो आदर्श की बातें करते हैं। मैं को आदर्श की बात करता ही नहीं हूँ, मैं तो खाली सच्चाई की बात करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको सच्चाई से सामना हो और आप राइट डायरेक्शन में जा सको। अभी आपकी मेंटल हेल्थ का बैरोमीटर क्या है, इसका एक हमने बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप किया है जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और मेरी वेबसाइट पे जाइए, आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी मेंटल इलनेस की ग्रेविटी कितनी है और क्या क्या चीज़ भी आपको काम करना है अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी करने की। तो चलो बात करते हैं क्या 14 टिप है, यानी क्या चीज़ आपको नहीं करनी है अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए। कि आप कोई चीज़ की हैबिट मत बनाओ, कोई चीज़ का एडिक्शन मत करो। जबकि आपके लिए टेम्पटेशन ज़्यादा है कि आप ड्रग के सहारे लो, अल्कोहल लो, चेन स्मोकर बनो या टबैको च्यूइंग करो। कुछ लोगों को चाय का ही बहुत नशा हो जाता है। ये सारे एडिक्शंस आप अवॉइड करो। कि आप जितना डेयरी प्रोडक्ट आप अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा। डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब चीज़। इसमें पनीर भी आ गया है, दही भी आ गया है,
चीज़ भी आ गया है, बटर भी आ गया है, जो भी चीज़ घी भी आ गया है, जो भी चीज़ दूध से बनी है आपको उसको या तो अवॉइड करो या उसका सेवन जितना कमती कर सकते हो उतना कमती सेवन करो। आप बेकरी के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो, फ्राइड चीज़ों को आप अवॉइड करो और फास्ट फूड को आप अवॉइड करो या कमती करो। मैं मानता हूँ आज के जीवन में इतनी फास्ट जीवन है तो फास्ट फूड पे अट्रैक्शन होता है, वो इजीली अवेलेबल रहता है, मगर जितना आप अवॉइड करोगे उतना आपका अच्छा है। अगर किसकी भी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा है तो उसको तो ये सब चीज़ बंदी कर देनी चाहिए, और यंग हो अगर 10-20% इस पर थोड़ा बहुत खा लेते हो तो इतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। अब बेकरी के सब प्रोडक्ट को अवॉइड करो, यानी बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, पाव, ब्रेड, और जो भी चीज़ जो बेक करके बनती है, बिस्किट्स, ब्रेड, पाव, केक, पेस्ट्रीज, ये सब बेकरी प्रोडक्ट्स है। अभी फास्ट फूड क्या है? पिज़्ज़ास, बर्गर, पानी पूरी, शुगर एसिड है, तो जितना शुगर का कंजम्पशन कमती करोगे, कम से कम एक्सेसिव शुगर तो मत ही खाओ। जैसे चॉकलेट्स है, केक्स है, जिसमें एक्स्ट्रा शुगर है, जैसे कैन कोका कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें एक्सेस शुगर रहता है। सब एक्सेस शुगर की चीज़ आप अवॉइड करो, और ख़ास करके बोलूँगा मैं आर्टिफिशियल शुगर। जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो आर्टिफिशियल शुगर की बात कर रहा हूँ। अगर आप गुड़ खाते हो तो गुड़ इतना हार्मफुल नहीं है, आप अगर हनी लेते हो तो हनी इतना हार्मफुल नहीं है, मगर जो शुगर जो भी चल रहा है, जो मशीन में प्रोसेस होके आता है, जो डेफिनेटली शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनता है, वो आर्टिफिशियल शुगर में आता है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा रहती है, उसको आप अवॉइड करो, और एटलीस्ट ज़्यादा कंजम्पशन तो मत करो। आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशन ख़राब करना है तो बहुत काम में आता है, और रिलेशन बनाना है तो आप चुप रहना सीखो, थोड़ा धैर्य दिखाओ। आप अपने पॉइंट को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हो, जो गलत है। अगर आपकी किससे नहीं भी बनती है, किसका पॉइंट आपको सही भी नहीं लगता है, तो भी खाली सुन लो। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, और आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आपको प्रूव करने की वैसी भी ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी यादें में ज़्यादा मत जियो। अब कोई घटना घट गई है और पहले घट गई है तो क्यों बार बार उसको याद करते हो, और याद करके आपको कोई अच्छी फीलिंग आती है क्या? तो क्यों खराब फीलिंग ज़्यादा पैदा करते हो? घटना घट गई, ख़त्म हो गई, अब खाली आगे का सोचो, अब क्या करना है सोचो कि, और आप लोग क्या करते हो, वापस वो घटना नहीं घटे उसकी आप तैयारी में लग जाते हो। और मैं बोलता हूँ लाइफ में एक घटना एक बार घटती, वैसी घटना दूसरी बार कभी घटती नहीं, तो इसका प्रिपरेशन गलत है। आप हमेशा जीने की तैयारी करो, आप खाली जियो, आज में जियो, और कोई चीज़ की तैयारी मत करो। हाँ, अगर आप पढ़ाई जो होती है, जो फ्यूचर की तैयारी होती है, वो गलत नहीं है कि आपकी आगे जाके जिम्मेदारी ज़्यादा आने वाली है, और ज़्यादा जिम्मेदारी की आप अगर अपने आप को तैयार करते हो तो वो गलत नहीं है। पुरानी याद आप जितनी करते हो, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, और उतना टाइम आपको कमती मिलता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए। जो आदमी पास्ट में जीता है वो ग्रो कर ही नहीं सकता है। जो आदमी पास्ट में जीता है उसके सपने पूरे हो ही नहीं सकते हैं। आप कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना सोचो ना बोलो, और ये ह्यूमन बीइंग की आदत है कि अगर दुख भी आता है तो वो भी बढ़ा करके बताते हैं, और ये माइंड का गेम है कि अगर मेरा दुख है तो मेरा दुख बड़ा ही होना चाहिए। अगर दुख छोटा है, आपको दुख आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। ये गेम से बाहर निकलो। जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, जो हुआ है एग्जैक्टली वही देखो, या उससे क्या अच्छा हो सकता है वो देखो, या जो भी चीज़ देखती हो आप, कि उसमें से या तो अच्छा देखो या जैसी सिचुएशन है वैसी देखो। ज़्यादा मीनिंग मत लगाओ उसमें, ज़्यादा नमक मिर्च मसाला मत लगाओ उसमें, ये आपके दुख को बढ़ाता है। मेरा अनुमान है कि कोई भी लाइफ में आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको डिप्रेशन में डाल सके। डिप्रेशन में जाने के लिए आपको हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचना पड़ता है, और कुछ शब्द है जो इसके प्रतीक है, हमेशा, हर बार, कभी भी, ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ को उसकी इंटेंसिटी, फीलिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए और दुख हमारा बढ़ जाए। तो ऐसे वर्ड यूज़ मत करो, हमेशा, हर बार, कभी भी, ये वर्ड का यूज़ मत करो। जो सिचुएशन है वैसा देखो बस, और उसमें आपको इतना दुख नहीं आएगा कि आप डिप्रेशन में जा सको। आप लाइफ में किसी को भी ब्लेम मत करो,
कंप्लेन मत करो, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग आती है उस समय हमेशा दूसरे से भी थोड़ी बहुत गलती होती है। तो आपको सीधा दिख जाता है कि ये मेरी सफरिंग उसके कारण आई है। हकीकत है कि आपको जो सफरिंग आई है उसके लिए जिम्मेदार आप ही हो, और उसको ढूंढो कि मेरे से क्या गलती हुई है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और ऐसे करोगे तो आपका मन शांत होएगा, और दूसरे को ब्लेम करते जाओगे, कंप्लेन करते जाओगे तो आपकी मेंटल इलनेस बढ़ने वाली है, कमती नहीं होने वाली है। और लास्ट में आपको समझ में आ ही जाता है, सभी को समझ आ जाता है कि मेरी सफरिंग का कारण मैं ही हूँ। मैं उस समय इतना समय बीत जाता है जो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और आप अपने सपने को पूरा करने में समय नहीं मिलता है उसको। आप कोई भी चीज़ पे ज़्यादा मत सोचो, एक लिमिट कर लो। मैं एक टॉपिक पे आधे घंटे ज़्यादा नहीं सोचूंगा। और उससे बेस्ट तरीका है, जब भी कोई आपकी लाइफ में कोई गलत सिचुएशन होती है, कोई गलती होती है, तो आप 4-5 जन को बुलाओ और बैठ के डिस्कस करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मेरे को क्या करना चाहिए। और लोग बहुत तैयार रहेंगे आपको गाइड करने के लिए कि अभी आपको क्या करना है। उसमें से फिर जो आपको ठीक लगता है वो करो, और नेगेटिव थॉट को बार बार रिपीट मत करो अपने अंदर ही। और ऐसे लोग जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो लोग बेसिकली इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं, और वो उसके विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। और ओवर थिंकिंग करने से नींद कमती हो जाती है, और नींद कमती होने से मेंटल बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आपकी ज़िंदगी आप अपने दिल से सुनो, आपका दिल क्या बोलता है वो करो, मगर हाँ, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी बोलता है मेरा दिल करता है खाली हाफ पैंट पहन के घूमूंगा, तो अपने घर में घूमे ठीक है, मगर ऑफिस भी हाफ पैंट पहन के जाऊंगा वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप अपने दिल की सुनो, दिल के हिसाब से जियो, मगर सोसाइटी को ध्यान में रख के वो काम करो। आप जितना ज़्यादा अपने दिल को सुनोगे उतनी आपको लाइफ में तृप्ति आएगी, उतनी आपको लाइफ में मज़ा आएगा, और उतना आपका मन शांत होएगा। और ये एक प्रैक्टिस की बात होती है। 90% लोग दूसरों को खुश करने में लगे हैं, इसलिए वो जैसा बोलते हैं वैसी ज़िंदगी जीते हैं, और अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि मज़ा तो नहीं आ रहा। और लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। अभी माँ बाप ने जो बोल दिया, कई बच्चे उसके हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, और आगे जाके वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माँ बाप तो अपनी इच्छा पूरे करने की बात कर रहे थे, इसमें मेरा दिल का तो कुछ था ही नहीं, और मेरे को तो मज़ा आया ही नहीं। और जो लोग अपने दिल को सुनते हैं, अपनी ज़िंदगी, हाँ डेफिनेटली इसमें हार्डशिप ज़्यादा है, इसमें जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और हो सकता है लोग आपका साथ भी नहीं देवे, मगर आपको हिम्मत बहुत आएगी जीने के लिए, और ये जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा है। अगर आप दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो तो आप लाइफ में इनकम्प्लीट रहोगे, और जितना इनकम्प्लीट रहोगे उतना आपका माइंड डिस्टर्ब होएगा। और जब लाइफ में अगर मज़ा ही नहीं है तो माइंड डिस्टर्ब होना ही है। आप मैं बेचारा मत बनो, विक्टिम की फीलिंग मत रखो, और लाइफ में जो भी फेलियर मिलते हैं, रिजेक्शन मिलते हैं, उससे कुछ सीखो। और आप विक्टिम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप हीरो बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी कभी लाइफ में गलतियां होती है, कभी कभी अननेचुरल चीज़ हो जाती है, और उसमें से बाहर निकलो कि ठीक है, कुदरत को ये मंजूर था, ये हार्डशिप कुदरत को मंजूर थी, मैं ले लेता हूँ हार्डशिप, और उससे भी आप ग्रो कर जाओगे। मगर विक्टिम बन जाओगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, तो आप वो विशियस सर्कल में अटक जाओगे, और मेंटल इलनेस बढ़ जाएगी आपकी। कई स्कूल में, कॉलेज में बच्चों की रैगिंग होती है, और बच्चे इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और बड़ी विक्टिम की फीलिंग पैदा करते हैं, और डर डर के जीते हैं। कोई भी एक इंसिडेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, और एक वन ऑफ द पार्ट होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये हुआ, सबके साथ हो रहा है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। इसमें एक अच्छी कहानी है कि एक आदमी खुद पेड़ को पकड़ रखता है, और लोगों को बोलता है मेरे को ये पेड़ से छुड़ाओ, मेरे को ये पेड़ से छुड़ाओ। और एक फैमिली जा रही थी, तो एक बच्चे ने बाप से पूछा, पापा आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? पापा बोलते उसकी क्या मदद करूँ, पेड़ ने थोड़ी उसको पकड़ा है, उसने पेड़ को पकड़ा है। तो ऐसे हम लोग कई लाइफ की दुख बड़ी घटना है उसको पकड़ रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, विक्टिम की फीलिंग रहते हैं। छोड़ो, अगर वो दुख की कहानी है तो उसको जल्दी छोड़ो। आप लाइफ में हीरो बनने के लिए पैदा हुए हो, और ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए समय ज़्यादा यूज़ करो। जितना समय ज़्यादा यूज़ होता है उसको लाइफ में हीरो बनने के लिए यूज़ करो। कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हैं, ये भी गलत है। कोई भी चीज़ का गिल्ट होना चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है तो आप उससे सीख सकते हो, मगर गिल्टी फील मत करो।
और आपके साथ में कुछ अनहोनी भी हुई है तो एक्सेप्ट करो, उस समय वही होना था और गिल्ट फील से बाहर निकलो। आप ये वर्ल्ड में जज बन के नहीं आए हो, अपना किरदार निभाने आए हो और कुछ आप सपनों के साथ आए हो, कुछ आपकी इच्छाएं हैं, आप अपनी इच्छा पूरी करने में लगो और दूसरों को जज मत करो, ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करो, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। हाँ, अगर आप बच्चे हो और क्यूरियोसिटी में अपने माँ बाप से तरह तरह के क्वेश्चन करते हो, वो गलत नहीं है, वो क्यूरियोसिटी के क्वेश्चन है, वो जानने की इच्छा के क्वेश्चन है, वो गलत नहीं है। और बाकी का ऑफिस में लोग ऐसा क्यों करते हैं, कॉलेज में लोग रैगिंग क्यों करते हैं, ऐसा हमको परेशान क्यों करते हैं, ये सब ज़्यादा एनालाइज मत करो और अपनी लाइफ को अगर कोई सीरियस घटना भी घटती है उसमें भी आप क्या लाइटनेस लेके आ सकते हो, क्या ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो कि हर सिचुएशन में आप हंस सकते हो। और ये बात प्रैक्टिस की है जो आपको करनी चाहिए। आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, किसी और को भी किसी और से कंपेयर मत करो, और आप कंपटीशन सोचो ही मत कि ये वर्ल्ड में कंपटीशन है, जबकि ये मेजॉरिटी लोगों की धारणा है कि ये वर्ल्ड में कंपटीशन है। मैं बोलता हूँ ये वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, आप यूनिक हो, स्पेशल हो और आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आपका हेयर, आपका नेल, आपकी आंखें, आपका मुंह, आपका नाक सब स्पेशल है। कुदरत ने, भगवान ने दूसरा इंसान आपके जैसा बनाया नहीं है, तो कंपैरिजन छोड़ो। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको या तो इन्फिनिटी की फीलिंग आएगी या सुपीरियरिटी की फीलिंग आएगी, और दोनों ही फीलिंग बेकार है, दोनों ईगो ट्रिप है और जो आपको डिस्टर्ब करेगी, जो आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो वो पूरा होने नहीं देगी आपकी लाइफ में। कभी भी डिपेंडेंट मत बनो, बैसाखी के सहारे ज़िंदगी जीने की कोशिश मत करो। कुछ बच्चे अपने माँ बाप पे बड़ी उम्र तक भी डिपेंडेंट रहना चाहते हैं और खाली चाहते हैं कि माँ बाप ही हमको पैसा देवे, माँ बाप भी हमको पाले, ये गलत है। कुछ बीवियाँ हैं जो पूरी लाइफ अपने हस्बैंड डिपेंड होना चाहती है और वो गलत है। डिपेंडेंसी इज़ नॉट लव, और ये मैरिज में बहुत बड़ी सीख है कि कुछ लोग सोचते हैं मैं शादी करूँगी और बहुत मज़े करूँगी, और वो डिपेंड हो जाती है और उसको लाइफ में बहुत हर्ट मिलता है और बहुत दुख सहना पड़ता है। आप इंटरडिपेंडेंट बनो, आप लाइफ में कंट्रीब्यूट करो। जिसके साथ भी आप रह रहे हो आपको देखना चाहिए मैं भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरडिपेंडेंट नहीं हो तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, और डिपेंडेंसी में पेन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ेगा, और ये मेंटल इलनेस का बढ़ावे का ये भी एक कारण है।